अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। पेश खिदमत है कहानी अंबर नागमारिया के किस नंबर 79 सपेरे की तलाश। फांसी की कोठरी के बाहर गहरी खामोशी थी। मूर्ति कुछ देर तो नाक का मुंह तकता रहा। ये शख्स अचानक यहाँ क्यों कर आ गया? उसने पहरेदारों को कैसे बेहोश कर दिया? ये कैसे हर शक्ल बदल लेता है? क्या ये जादूगर है या कोई आसमानी शय है? कहीं ये भूत तो नहीं? नाग ने मूर्ति को झंझोड़ते हुए कहा, क्या सोच रहे हो? अगर तुम इसी तरह कुछ देर और सोचते रहे तो वो लोग फांसी का फंदा तुम्हारे गले में डाल देंगे। अब मूर्ति चौंका और उसने नाग का हाथ थाम कर कहा, क्या तुम मुझे यहाँ से बचाकर ले जा सकोगे? नाग बोला, मैं यहाँ आया किस लिए हूँ? मेरे साथ जल्दी से निकल चलो। अंबर बाहर हमारा इंतजार कर रहा है। मूर्ति नाग के पीछे पीछे फांसी की कोठरी से बाहर निकल गया। जब वो जमीन पर पड़े हुए बेहोश पहरेदारों के करीब से गुजरा तो उसके बदन में खौफ की लहर दौड़ गई। ये लोग उसे फांसी के तख्ते पर ले जाने की तैयारियां कर रहे थे। उसे कभी यकीन नहीं आ सकता था कि कोई इंसान उसे फांसी की कोठरी से निकाल कर भी ले जा सकता है। मगर उस शख्स नाग ने ये अनहोनी बात करके दिखा दी थी। नाग उसे लेकर अब जेल की सीढ़ियां चढ़कर दूसरी मंजिल पर आ गया। यहाँ हल्का हल्का अंधेरा था। छत के बीच में एक कमजोर सी रोशनी वाला बल्ब जल रहा था। अंधेरी दीवारों पर जैसे साए रेंग रहे थे। किसी के कदमों की आहट हुई। नाग ने होठों पर उंगली रखकर कहा, श्श। मूर्ति का दिल बुरी तरह धड़क रहा था। उसके माथे पर पसीना आ रहा था। नाग ने मूर्ति को अपने पीछे दीवार के साथ कर लिया। सामने से दो आदमी अंधेरे में चले आ रहे थे। उनमें से एक जेल का डॉक्टर था और दूसरा वार्डन। ये लोग मूर्ति को फांसी देने के लिए जा रहे थे। डॉक्टर ने फांसी के बाद सर्टिफिकेट देना था कि मूर्ति मर गया है और वार्डन ने मूर्ति को फांसी के तख्ते पर चढ़ाना था। उनकी शक्लें देखकर मूर्ति के जिस्म में खौफ की ठंडी लहर दौड़ गई। दोनों करीब से गुजरे तो बल्ब की धीमी रोशनी उनके चेहरों पर पड़ी थी। जब वो नीचे सीढ़ियां उतर गए तो नाग ने कहा, अब वक्त बिल्कुल कम है। ये लोग तुम्हारी कोठरी की तरफ जा रहे हैं। जब उन्हें पता चला कि तुम फरार हो चुके हो तो जेल के सायरन चीख उठेंगे। जल्दी से भागो। दोनों छत पर से दौड़कर बुर्ज के दरवाजे पर आकर रुक गए। दरवाजा खुला था। नाग पहले अंदर गया। ये एक ड्योढ़ी थी जो बुर्ज के मीनार पर निकल जाती थी। वहां एक सिपाही मशीन गन लिए खड़ा होकर पहरा दे रहा था। ऐसा लगता था कि वो थक गया है और अपनी जगह पर आने वाले दूसरे सिपाही का इंतजार कर रहा है। वो बार बार जमाइयां ले रहा था। नाग ने दरवाजा बंद करके दूसरी तरफ पाँव रखा तो सिपाही ने जमाई लेकर कहा, शेर सिंह आ गए तुम? नाग ने खांस कर कहा, हाँ भाई आ गया हूं, अब तुम जा सकते हो। नाग सिपाही के सामने आ गया। सिपाही जिंदगी में पहली बार नाग को देख रहा था। उसे जिस सिपाही का इंतजार था वो तो बिल्कुल नहीं था। तुम कौन हो? नाग ने कहा, मैं सांप हूं। और दूसरे लम्हे एक जबरदस्त फन वाला सांप पहरेदार सिपाही के आगे खड़ा हो गया और अपना फन लहराने लगा। सिपाही का खून सर्द हो गया। चीख उसके हलक से निकलते निकलते रह गई। वो बेहोश होकर बुर्ज के फर्श पर गिर पड़ा। नाग जल्दी से इंसान की शक्ल में आ गया। उसने मूर्ति से कहा, मेरे साथ नीचे उतर चलो। नाग ने रस्सी की सीढ़ी दूसरी तरफ खाई की जाने फेंक दी। नीचे अंबर खड़ा था। उसने जानवर की बोली बोलकर नाग को खबर कर दी कि मैं आ गया हूँ। सबसे पहले नाग ने मूर्ति को नीचे उतारा और फिर खुद भी उतरने लगा। अभी वो आधे रास्ते में था कि एकदम से शोर मच गया। जेल के सारे भोंपू जोर जोर से चीख कर कैदी के फरार हो जाने का ऐलान करने लगे। नाग ने जमीन पर छलांग लगा दी। मूर्ति घबरा रहा था। उसे अंबर ने संभाल लिया और उसे साथ भगाकर जंगल के दरख्तों में गुम हो गया। नाग भी उनके पीछे भागा। वो खाई से बाहर निकल रहा था कि सामने से एक जीप बड़ी तेजी से भागी आई। उसकी रोशनियां जल रही थी। नाग झुककर झाड़ियों में छुप गया। जीप में पुलिस सवार थी। वो मफरूर कैदी की तलाश में निकले थे। जब वो जीप दूर चली गई तो नाग झाड़ियों से निकलकर जंगल की तरफ भागा। अंबर और मूर्ति एक जगह छुपे उसकी राह देख रहे थे। दरिया की तरफ निकल चलो। उन्होंने जंगल में उस सिमत को भागना शुरू कर दिया जिस तरफ कुछ फासले पर दरिया बह रहा था। जंगल की झाड़ियों दरख्तों में से गुजरते आखिर तीनों दरिया किनारे आकर रुक गए। अभी रात का कुछ हिस्सा बाकी था। अंधेरे ने सारे जंगल को ढांप रखा था। दरिया के ऊपर गहरे नीले आसमान पर सितारे चमक रहे थे। अंबर ने कहा, मूर्ति तुम्हारे माँ दरिया पार वाले पहाड़ियों में तुम्हारा इंतजार कर रही है। हम तुम्हें तुम्हारी वालदा के पास छोड़ कर आएंगे। फिक्र न करो, लेकिन अगर पुलिस वाले तुम्हारी तलाश में वहां भी पहुंच गए तो फिर क्या करोगे? मेरे कबीले के लोग बड़े खतरनाक कातिल मशहूर हैं। वहां कभी किसी पुलिस वाले ने दाखिल होने की जरूरत नहीं की। एक बार अगर मैं अपने कबीले में वालदा के पास पहुंच गया तो फिर मैं महफूज होऊंगा। अंबर ने कहा, वहां तुम्हें जरूर पहुंचा देंगे। नाग ने पूछा, लेकिन दरिया पार किस तरह से करेंगे? क्या ये भी सोचा है अंबर भाई? अंबर बोला, आज तक हजारों दरिया पार किए हैं, ये तुम भी जानते हो। अल्लाह ने चाहा तो ये दरिया भी पार कर लेंगे। नाग मुस्कुराया, मैं तो उड़कर भी दरिया पार कर लूंगा। देखना यह है कि तुम लोग दरिया के पार किस तरह पहुंचते हो, क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम दोनों में से कोई भी तैरना नहीं जानता। अंबर भी हंसा, मैं और मूर्ति तुमसे पहले दरिया पार पहुंच जाएंगे, फिक्र न करो। अभी वो बातें ही कर रहे थे कि कश्ती करीब से गुजरी। शायद कोई मछेरा पिछली रात को दरिया पर मछलियां पकड़ने निकला था। वो हौले हौले कोई गीत भी गा रहा था। अंबर ने उसे
आवाज़ दी, अरे भाई हमें दरिया पार करा दे, मुंह मांगा इनाम दूंगा। अरे ओ भाई मछेरे, ज़रा इधर तो आना। मछेरा कश्ती लेकर किनारे पर आ गया। क्यों भाई, कहाँ जाना है तुम्हें? मछेरे ने पूछा। नाग बोला, भाई दूर प्रदेश से आए हैं, दरिया पार हमारा पहाड़ों में गांव है, वहां जाना है। मछेरा बोला, 2-2 रुपये एक सवारी से लूंगा, तुम 10-10 रुपये ले लेना बेशक। तो फिर जल्दी से सवार हो जाओ मेरी कश्ती में। अंबर ने नाग की तरफ देखा। क्यों भाई साहब, देखा कर लिया ना सवारी का इंतजाम? नाग मुस्कुराया, आप जल्दी से सवार हो चलो यार। तीनों कश्ती में सवार हो गए। मछेरे ने कश्ती खींचना शुरू कर दी। वो पूछने लगा, बाबूजी इस वक्त आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? नाग बोला, भाई कह तो दिया कि दूसरे गांव से आए हैं और अपने गांव जा रहे हैं। बाबूजी रात को शहर में सोने को जगह नहीं मिली कोई? बिल्कुल नहीं, अंबर ने कहा। मछेरा हमदर्दी के अंदाज में बोला, सच कहते हो बाबूजी, शहर वालों में तो ज़रा मुरवत नहीं रही, बड़े पत्थर दिल हो गए हैं बाबूजी। हाँ भाई, बड़े पत्थर दिल हो गए हैं शहर वाले, पर हम क्या करें, हमारा तो गांव में अपना घर है, सोचा क्यों ना वहाँ चलकर आराम करें। बिल्कुल ठीक सोचा बाबूजी, अपने घर से अच्छी जगह भला और क्या हो सकती है। सुना नहीं बुजुर्ग कह गए हैं, जो मज़ा अपने चौबारे वो ना बलख ना बुखारे। इस किस्म की बातें करते करते कश्ती दरिया पार कर गई। दूसरे किनारे पर जाकर अंबर ने मछेरे को 30 रुपये निकाल कर दिए। ये लो तुम्हारा इनाम और मुआवजा। मछेरे ने 10-10 रुपयों के 3 नोट देखे तो खुश होकर बोला, बाबूजी मैं तो आपसे मजाक कर रहा था, आपने तो सचमुच इतने रुपए दे दिए। अंबर ने कहा, भाई वो दौलत किस काम की जो दूसरे इंसानों के काम ना आए। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा आपको खुश रखे जनाब। तीनों ने दरिया से हटकर दूर पहाड़ियों की तरफ चलना शुरू कर दिया। मूर्ति उनके आगे आगे चला जा रहा था, क्योंकि उसे ही रास्ते का पता था। अब आसमान पर दिन की रोशनी फैल रही थी, दिन निकलने वाला था। अंबर ने कहा, हमें दिन की रोशनी में बड़ी एहतियात करनी चाहिए। मूर्ति बोला, फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं अंबर भाई, हम लोग अपने इलाके में दाखिल हो चुके हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद हमारे कबीले के लोग मिलना शुरू हो जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। अभी वो वादी में दाखिल ही हुए थे कि सामने से कुछ लोग दौड़ कर आए और उन्होंने मूर्ति को कंधों पर उठा लिया और खुशी से रक्स करने लगे। ये जंगली किस्म के लोग थे। रंग जर्दी माइल सफ़ेद था, जिस्म पर पत्तों का लिबास था। एक ने भागकर मूर्ति की वालदा को खबर कर दी कि मूर्ति बाबू आ गया है। बेचारी माँ कहाँ तो अपने लखते जिगर की मौत से खौफजदा थी, और कहाँ ये कि अपने बेटे के आने की खुशखबरी उसे मिल गई। वह अपनी पहाड़ी मकान से निकलकर भागी भागी आई। सामने उसका बेटा चला आ रहा था। 2 आदमी उसके साथ थे। मूर्ति ने आगे बढ़कर पैर छुए। माँ ने अपने जिगर के टुकड़े को सीने से लगा लिया। मूर्ति ने कहा, माँ मुझे इन दोस्तों ने बचाया है, अगर इनकी मदद ना मिलती तो मैं इस वक्त फांसी के फंदे के साथ लटक रहा होता। बूढ़ी माँ ने आगे बढ़कर अंबर और नाग के माथे चूमे और कहा, मेरे बच्चों, तुमने मुझे मेरा बेटा वापस दिलाकर मुझ पर बहुत ही बड़ा एहसान किया है। तुमने माँ के कलेजे में ठंड डाल दी है, मेरी रूह भी तुम्हें दुआएं देती रहेगी। अंबर ने कहा, माँ जी ये हमारा फ़र्ज़ था जो हमने पूरा किया। नाग बोला, माँ जी अगर हमारे इख्तियार में ना होता तो हम ये काम हरगिज़ नहीं कर सकते थे। ये तो खुदा ने हमें इतनी ताकत दी कि हम आपके बच्चे को फांसी की कुल्टी से निकाल कर आपके पास ले आए। अंबर ने कहा, और फिर हमें मालूम था कि मूर्ति बेगुनाह है, इसने खून नहीं किया है, इसे ज़बरदस्ती मौत के मुंह में धकेला जा रहा है। खुदा तुम्हारा भला करे मेरे बच्चों। बाकी रात अंबर और नाग ने सोकर गुजार दी। सुबह सवेरे कबीले के लोगों ने दोनों के हाथ मुंह धुलाए और घास पर केले के पत्ते बिछाकर ऊपर नाश्ता चुन दिया। नाश्ता क्या था, बस फल थे और दूध। किस्म किस्म के मीठे फल काट कर रख दिए गए थे। नाश्ता करने के बाद नाग और अंबर ने मूर्ति, उसकी बूढ़ी माँ और कबीले वालों से इजाज़त ली और वहाँ से चल पड़े। कबीले के लोग और मूर्ति उन्हें अलविदा कहने वादी में दूर तक आए। दरिया किनारे पहुंचकर अंबर ने कहा, अब दरिया पार कैसे किया जाए, यहाँ तो कोई मछेरा भी नजर नहीं आ रहा। दिन की रोशनी फैली हुई थी। हाँ, समंदर पर बादल छा रहे थे, मालूम होता था कि बारिश होगी। नाग हंसकर कहने लगा, अभी कोई ना कोई कश्ती वाला आ जाएगा और अगर ना आया तो मैं हाथी बन जाऊंगा। तुम मेरे ऊपर बैठ जाना और हम दरिया पार कर जाएंगे। इतने में कश्ती दूसरे किनारे से आती नजर आई। अंबर और नाग एक जगह बैठकर उस कश्ती का इंतजार करने लगे। जब वो कश्ती दरिया किनारे आ लगी तो उसमें एक सपेरा भी बैठा था। न जाने क्यों सपेरे ने नाग को बड़े गौर से देखा। शायद वो समझ गया था कि ये शख्स इंसान नहीं सांप है। नाग ने भी बड़े गौर से उसकी तरफ देखा। कश्ती मुसाफिरों से खाली हो गई थी। नाग ने कश्ती वाले से कहा, भाई हमें दरिया पार करा दोगे, कितने पैसे लोगे? मछेरा बोला, बाबूजी कश्ती में बैठ जाओ, जब दूसरे मुसाफिर भी आ जाएं तो दरिया पार करा दूंगा। नाग ने कहा, तुम कितनी देर यहाँ इंतज़ार कर लोगे? जब तक कश्ती मुसाफिरों से नहीं भर जाती। आमतौर पर कितनी देर में कश्ती मुसाफिरों से भर जाया करती है? कभी 2 घंटे लग जाते हैं, कभी शाम भी हो जाती है। अंबर ने कहा, नहीं भाई, हम इतनी देर इंतज़ार नहीं कर सकते। मछेरा बोला, तो फिर तैर कर दरिया पार कर लो भाई, मुझे तो अपने बाल बच्चों के लिए रोज़ी कमानी है। मैं तुम दोनों के 2 रुपये लेकर क्या करूँगा? अंबर ने कहा, हम तुम्हें सारे मुसाफिरों के पैसे दे देंगे, तुम हमें लेकर उसी वक्त दरिया में रवाना हो जाओ।
मछेरे ने चौंक कर अंबर की तरफ देखा। क्या तुम 50 रुपए दे सकते हो बाबूजी? नाग बोला, हम तुम्हें 100 रुपए दे देंगे, ये लो 100 रुपए। नाग ने जेब से 100 रुपए का नोट निकालना चाहा तो उसके साथ ही एक हीरा निकलकर जमीन पर गिर पड़ा। सपेरा अभी तक करीब खड़ा उन लोगों की बातें सुन रहा था और नाग को बड़े गौर से देख रहा था। उसकी नजर हीरे पर पड़ी तो चौंक गया, क्योंकि उसे मालूम था कि यह हीरा किसी ऐसे जमीन में दफन खजाने से निकाला गया है जिस पर सांपों का बादशाह पहरा देता है, और ये काम सिवाय सांप के दूसरा कोई नहीं कर सकता। अब उसे पक्का यकीन हो गया था कि यह शख्स इंसान बिल्कुल नहीं है, सांप है और इंसान की शक्ल में घूम फिर रहा है। उसने फैसला कर लिया कि वो नाग का पीछा करेगा। बस जो ही नाग और अंबर कश्ती में सवार हुए, सपेरा भी वहां गया और बोला, बाबूजी मुझे भी वापस ले चलो। नाग ने कहा, मगर बाबा अभी भी तो तुम कश्ती में दरिया पार करके आए हो, तुम्हें वापस जाने की क्या जरूरत पड़ गई? सपेरा बहाना बनाते हुए कहने लगा, यहाँ पहुंचकर मुझे याद आया कि मैं अपनी हिरन की छाल तो मंदिर में ही भूल आया हूँ, बस वो वापस लेने जा रहा हूँ। नाग ने कुछ न कहा। अंबर बोला, ठीक है तुम भी आ जाओ हमारे साथ। सपेरा भी खुश होकर कश्ती में सवार हो गया। कश्ती दरिया में रवाना हो गई। रास्ते में सपेरे ने नाग की तरफ देखना शुरू कर दिया। नाग ने जो टिकटिकी बांधी तो सपेरा घबरा गया, आंखें झपक कर नजरें झुका ली। उसे अपने सर में दर्द होता महसूस हुआ। उसे लग रहा था कि वो नाग की आंखों को ज्यादा देर तक देख नहीं सकता। ये नाग के सांप होने का सबसे बड़ा सबूत था। नाग को उस जोगी पर कुछ शक सा पड़ गया था कि शायद वो उसे पहचान गया है, मगर फिर उसे ख्याल आया कि ये मामूली सा जोगी सपेरा भला उसे कहाँ पहचान सकता है। यही नाग की भूल थी। उसने दुश्मन को नजरअंदाज कर दिया, उसे छोटा समझा था। ये सपेरा बड़ा होशियार, चालाक और तजर्बाकार सपेरा था। उसने पहाड़ों में जाकर सांप मंदिर में बैठकर 10-12 साल तक रियाजत की थी। तब कहीं जाकर उसको ये ताकत हासिल हुई थी कि वो ऐसे इंसान को पहचान सके जो हकीकत में सांप और इंसान की शक्ल में चल फिर रहा हो। उसने तो नाग को पहली नजर पर पहचान लिया था। सपेरे की जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि उसमें भी इतनी ताकत आ जाए कि वो अपनी जौन बदलकर जिस किसी जानवर की शक्ल चाहे इख्तियार कर सके। ऐसा तभी हो सकता था कि वो सांप मंदिर में बैठकर 12 बरस तक रियाजत करे, आधी आधी रात को उठकर दरिया में खड़े होकर मंदिर पड़े, और फिर जब उसे ऐसा कोई इंसान नजर आ जाए जो सांप की शक्ल में जिंदा चल फिर रहा हो तो वो उसे फौरन पहचान लेगा। फिर उसे चाहिए कि वो इस सांप इंसान को किसी तरीके से पकड़कर काबू करके और चांद की 14वीं रात को ठीक रात के 12 बजे उसके सीने में खंजर मारकर उसे हलाक कर डाले। उसके मर जाने से सपेरे में इतनी ताकत आ जाएगी कि वो जिसकी चाहे शक्ल इख्तियार कर लेगा। सपेरे की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था कि उसे नाग नजर आ गया और अब वो उसी का पीछा कर रहा था। दूसरी तरफ नाग ने सपेरे के बारे में गौर करना छोड़ दिया और अंबर से इधर उधर की बातें शुरू कर दी। कश्ती दूसरे किनारे पर जा लगी। अंबर ने रकम अदा की और कश्ती से उतरकर एक तरफ को चल पड़े। सपेरा अंबर और नाग दोनों का पीछा कर रहा था। अंबर आगे आगे चल रहा था, नाग उससे जरा पीछे था। वो एक कच्चे रास्ते पर चले जा रहे थे जो दरिया किनारे के जंगल से गुजरता था। सपेरा बड़ा होशियार था। उसे मालूम था कि नाग को सिर्फ एक ही सूरत में काबू किया जा सकता है, और वो ये कि किसी तरह से उसे बेहोश कर दिया जाए। लेकिन नाग को बेहोश करना कोई आसान बात नहीं थी। सपेरे ने अगरचे एक दवाई में कपड़ा भिगोकर जेब में डाल रखा था। ये बेहोश करने वाली दवाई थी। इसके अलावा वो किसी मौका की तलाश में था। अंबर और नाग जंगल में से निकलकर पक्की सड़क पर आ गए। यहाँ उन्होंने एक टैक्सी ली और रॉयल होटल पहुंच गए। सपेरा बराबर उनका पीछा कर रहा था। राजकुमार और बड़ी रानी उसका इंतजार कर रहे थे। मारिया भी अब परेशान हो रही थी। अंबर ने कहा, मूर्ति को उसके घर पहुंचा दिया गया है, अब ये लोग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो ऐसे कबीले के दरमियान पहुंच चुका है जो उसके लिए अपनी जानें कुर्बान कर देंगे, मगर मूर्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। उसी रात साहब ने बैठकर सोचा कि अब आगे कौन सा कदम उठाना चाहिए। नाग का ख्याल था कि राजा एक चोर उचक्का है। उसने जबरदस्ती राजकुमार की गद्दी पर कब्जा कर रखा है, इसलिए उसे फौरन खत्म करके महल पर कब्जा कर लिया जाए। अंबर ने कहा, अगर कानून राजकुमार के साथ है तो हम ऐसा कर सकते हैं। राजकुमार बोला, कानूनी तौर पर मैं ही राजगद्दी का मालिक हूँ। राजा ने जली दस्तावेजें बनवा रखी हैं। असली दस्तावेजें हमारे पास मौजूद हैं, जिनमें मैं ही किले और महल का वारिस हूँ। मारिया ने कहा, तो फिर आपने राजा पर दावा क्यों नहीं किया? बड़ी रानी बोली, हमें अपनी जिंदगियों का खतरा था। राजा ने हमें किसी के हाथ कहलवा भेजा था कि अगर हम अदालत गए तो वो राजकुमार को कत्ल करवा देगा। नाग ने कहा, यह कोशिश तो वो अब भी कर बैठा है। राजकुमारी ने कहा, इसलिए कि अब उसे एहसास हो गया है कि मैं जब तक जिंदा हूँ इसके लिए रास्ता हमवार नहीं हो सकता। फिर अब क्या करना चाहिए? अंबर ने पूछा। नाग ने कहा, वही जो मैं कह रहा हूँ, राजा को अभी जाकर खत्म कर देना चाहिए ताकि ना रहे बांस और ना बजेगी बांसुरी। सब खामोश हो गए। बड़ी माँ ने कहा, राजा तो महल में नहीं है, सुना है कि वो अपनी रानी को लेकर पहाड़ी मकाम पर चला गया है। नाग बोला, चाहे जहाँ चला जाए, उसको ख़त्म करना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। अंबर ने कहा, तो फिर तुम उसको हमको कर डालो। सबसे मशवरा लिया गया। आखिर यही तय पाया कि इस बक को ख़त्म किया जाए। राजा एक कातिल है, उसके हाथ कई बेगुनाहों को खून से रंगे हुए हैं, उसे जितनी जल्दी हो सके ख़त्म कर देना चाहिए। तो फिर ये काम तुम्हें ही करना होगा नाग। नाग ने सर झुकाकर कहा, मैं हाजिर हूँ। अंबर ने कहा, मेरा ख्याल है तुम आज ही अपने सफ़र पर रवाना हो जाओ। तुम्हारे लिए ये मालूम करना कोई मुश्किल काम नहीं है कि राजा किस जगह ठहरा है। ये मैं मालूम कर लूँगा। आप लोग मेरा इसी होटल में इंतज़ार करें।
मारिया ने कहा, तुम राजा को खत्म करने की इतला हमें तार के जरिए दे देना, हम उसी वक्त महल पर जाकर कब्जा कर लेंगे। बिल्कुल ठीक है। इतना कहकर नाग होटल से चल पड़ा। सपेरा भी बाहर बैठा उसकी राह देख रहा था। जो ही नाग निकला वो भी उसके पीछे पीछे रवाना हो गया। नाग ने किले में जाकर एक जगह से मालूम कर लिया कि राजा एलोरा नामी पहाड़ी मकाम पर गया हुआ है। ये बात सपेरे ने भी सुन ली, यानी सपेरे को पता चल गया कि नाग एलोरा पहाड़ी पर जाने वाला है। उस पहाड़ पर जाने के लिए शहर में रेलवे स्टेशन से बसें जाती थीं। नाग स्टेशन की तरफ जाने के बजाय दरिया की तरफ रवाना हो गया। सपेरा समझ गया कि नाग किसी परिंदे के रूप में सफर करने वाला है। वो नाग को अपनी आंखों के सामने परिंदा बनते देखना चाहता था ताकि उसका रहा सा शक भी दूर हो जाए। नाग दरिया किनारे जाकर रुक गया। सामने वो पहाड़ियां दिखाई दे रही थी जिनके दरमियान सबसे ऊंची चोटी वाली पहाड़ी एलोरा थी, जहां राजा अपनी रानी के साथ ठहरा हुआ था और राजकुमार को कत्ल कराने की स्कीम बना रहा था। नाग ने गहरा सांस लिया और इंसान से खूबसूरत अकाब बनकर उड़ गया। सपेरे के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आखिर मेरा ख्याल ठीक निकला, तुम सांप इंसान हो। कोई बात नहीं, अब तो मेरे हाथ से बचकर नहीं निकल सकते। सपेरा रेलवे स्टेशन पर आकर बस में सवार हुआ और बस एलोरा की जानिब रवाना हो गई। यह रास्ता पहाड़ियों में से होकर गुजरता था और काफी पेचदार था। वैसे सारा सफर कोई 1.5 घंटे का था। सपेरा दोपहर के बाद एलोरा पहुंच गया। अब उसे नाग की तलाश थी। दिन भर सपेरा सफेद अकाब को आसमान पर तकता रहा। उसे सफेद अकाब कहीं भी दिखाई ना दिया। रात को थक हार कर सपेरा एक जगह पड़कर सो गया। दिन चढ़ा तो वो फिर नाग की तलाश में निकला। उधर नाग सफेद अकाब के भेस में पहाड़ पर आ चुका था। वो पहाड़ के सबसे आला होटल के करीब दरख्तों में उतर आया। दरख्त से उतरकर वो घास पर आकर बैठ गया और फिर से इंसान की शक्ल में आ गया। वो सीधा होटल में गया। यहाँ उसने मालूम कर लिया कि राजा और रानी इसी होटल के कमरा नंबर 10 में आकर ठहरे हुए हैं। नाग ने भी उसी होटल में कमरा ले लिया। शाम को उसने कमरा की तलाश शुरू कर दी और देखा कि कमरे के बाहर एक आदमी पहरा दे रहा है। उस गोरखे का बंदोबस्त राजा ने खुद कर रखा था। नाग ने सोचा कि अंदर किस तरह जाया जाए। आखिर उसे एक तरकीब सूझी। रात को खाने से पहले वो अपने कमरे में आ गया। उसने बहरे का भेस बदला और ट्रे में कॉफी रखकर कमरे के बाहर आ गया। गोरखे ने पूछा, क्या बात है? नाग ने कहा, देखते नहीं कि मैं होटल का बहरा हूं और राजा साहब से खाने का ऑर्डर लेने जा रहा हूं। गोरखे सिपाही ने ऊपर से नीचे तक नाग को देखा, फिर सर हिलाकर बोला, अच्छा जाओ। नाग चुपके से अंदर चला गया। अंदर जाकर देखता है कि राजा एक आदमी से बातें कर रहा है। रानी आराम कुर्सी पर लेटी कॉफी पी रही है। नाग अभी पर्दे के पीछे ही था। उसे राजा की आवाज आई, मुझे यकीन है कि तुम अच्छी तरह समझ गए होगे संग्राम सिंह। संग्राम सिंह का चेहरा डरावना था, आंखें लाल थीं और सामने के 2 दांत बाहर को निकले हुए थे। बोला, राजा साहब फिक्र ही ना करें, 2 दिन के अंदर अंदर मैं राजकुमार और उसकी रानी माँ के सर काटकर आपके कदमों में डाल दूंगा। शाबाश, राजा ने खुश होकर कहा, मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। अब नाग जरा खांस कर सामने आ गया। राजा और संग्राम ने चौंक कर देखा। क्या बात है? नाग ने अदब से कहा, हुजूर, रात के खाने पर आप क्या नोश फरमाएंगे? यही पूछने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। राजा ने गुस्से में आकर कहा, अभी अभी तो एक बहरा पूछ कर गया है, तुम क्यों आ गए हो? नाग समझ गया कि होटल का बहरा खाने का ऑर्डर लेकर जा चुका है। फिर भी उसने झुककर कहा, हुजूर, मैनेजर साहब ने कहा है कि आपके लिए हमने जंगली हिरन के कबाब खास तौर पर तैयार करवाए हैं, क्या आप खाना पसंद करेंगे? रानी ने मुस्कुराकर कहा, जरूर जरूर, हिरन के कबाब तो मैं बड़े शौक से खाती हूँ। नाग ने राजा की तरफ देखा। राजा ने कहा, हाँ, हिरन के कबाब जरूर ला, अब तुम दफा हो जाओ यहाँ से। नाग ने दिल में कहा, फिक्र ना करो, मैं तुम लोगों के लिए ऐसे कबाब बनाऊंगा कि सारी जिंदगी याद करोगे। ऊपर से बोला, जो हुक्म जनाब। और नाग ट्रे हाथ में लिए कमरे से बाहर आ गया। बाहर आते ही उसे बरामदे में होटल का मैनेजर मिला। उसने नाग को देखकर कहा, अरे तुम कौन हो? तुम कहाँ से आ गए हो? नाग ने कहा, देखते नहीं अंधे हो क्या? मैं इस होटल का बहरा हूँ। नाग को कुछ खबर न थी कि यह शख्स होटल का मैनेजर है और सारे बहरों को जानता है। उसने नाग को गिरबान से पकड़कर झंझोड़ा और कहा, क्या बकवास करते हो, कौन हो तुम? नाग ने मैनेजर को आंख मारकर कहा, मैं सरकारी जासूस हूँ। गवर्नमेंट के CID के महकमे ने मुझे राजा और रानी की निगरानी करने के लिए भेजा है। मैनेजर एकदम ठिठक गया। ओह ठीक है, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैनेजर आगे निकल गया। नाग ने जल्दी से अपने कमरे में आकर लिबास तब्दील किया, नकली मूछें उतारकर फेंकी और रॉयल होटल में उसी वक्त अंबर को फोन पर खुफिया इशारों में बताया कि राजा ने एक आदमी संग्राम को इस काम पर लगाया है कि वो राजा कुमार और रानी को जाकर खत्म कर दे। बहरहाल फिक्र की बात नहीं, मैं राजा, रानी और इस शख्स संग्राम तीनों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर रहा हूँ। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। अंबर ने कहा, यह काम इतनी जल्दी हो सके कर दो, वक्त बहुत कम है। मैं आज इस काम से फारिग होकर कल तुम लोगों के पास पहुंच रहा हूँ। मारिया को मेरा सलाम कहना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। नाग अपने कमरे से बाहर निकल रहा था कि उसने संग्राम को देखा कि मुंह लपेटे होटल की सीढ़ियां उतर रहा था। नाग ने उसका पीछा किया। संग्राम सीढ़ियों से उतरकर होटल से बाहर आ गया। यहाँ एक गाड़ी खड़ी थी, वो उसमें सवार होकर चल दिया। नाग ने इधर उधर देखा, एक टैक्सी पास ही खड़ी थी। नाग ने ड्राइवर से जाने को कहा तो उसने इनकार कर दिया। नाग ने बहुत कहा मगर टैक्सी ड्राइवर न माना। आखिर नाग को गुस्सा आ गया, बोला, ठीक है, हम उड़कर चले जाते हैं। ड्राइवर हंसा, मुझे तो पहले ही मालूम था कि तुम पागल हो, भला उड़कर तो दिखाओ।
یہ لو میں اڑنے لگا ہوں۔ اتنا کہہ کر ناگ سفید عقاب بن کر پھڑ کرتا ہوا اڑ گیا۔ ٹیکسی ڈرائیور پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھتا رہ گیا اور پھر غش کھا کر گر پڑا۔ ناگ سفید عقاب کے بھیس میں سنگرام سنگھ کی کار کے بالکل اوپر اڑا جا رہا تھا۔ رات کا اندھیرا پہاڑوں پر پھیل گیا تھا۔ جس سڑک پر سنگرام کی کار جا رہی تھی اس پر بجلی کے کھمبے لگے تھے جن پر بلب روشن تھے۔ ناگ کو کار صاف جاتی نظر آ رہی تھی۔ وہ کار کے اوپر اڑتا چلا جا رہا تھا۔ کار ایک کوٹھی کے اندر داخل ہو گئی۔ عقاب درخت پر بیٹھ گیا۔ کار میں سے سنگرام باہر نکلا، دروازہ بند کر کے کوٹھی میں چلا گیا۔ ناگ یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ اندر وہ کیا کر رہا ہے، کیونکہ سنگرام اب راج کمار اور بڑی رانی کو قتل کرنے کے لیے جانے ہی والا تھا۔ ناگ درخت سے اتر کر پھر سے انسان کی شکل میں آ گیا اور اندھیرے میں درختوں کے پیچھے سے کھسکتا کوٹھی کے برآمدے میں آ کر شیشے کے ساتھ لگ کر اندر دیکھنے لگا۔ کمرے میں روشنی ہو رہی تھی۔ کھڑکی پر پردہ گرا تھا۔ اس میں سے ناگ نے سنگرام کو دیکھا۔ وہ پستول میں گولیاں بھر رہا تھا۔ گولیاں بھرنے کے بعد سنگرام نے ایک لمبا سا خنجر اپنے کوٹ کی اندر والی جیب میں چھپایا، سر پر کالا ہیٹ پہنا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ ناگ جلدی سے پیچھے ہٹا اور جھاڑیوں میں چھپ گیا۔ ایسا کرتے ہوئے اس کا پاؤں برآمدے کے جنگلے کے گملے سے ٹکرا گیا۔ گملہ فرش پر گر پڑا۔ کون ہے؟ سنگرام نے پستول نکال کر آواز دی۔ کوئی نہ بولا۔ گہری خاموشی۔ سنگرام نے جھاڑیوں میں حرکت دیکھی تو پستول کی گولی چلا دی۔ سنگرام بھاگ کر جھاڑیوں کے پاس آیا۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے درختوں میں سے ایک سائے کو سرکتے دیکھا۔ رک جاؤ۔ سنگرام نے اوپر تلے 4 فائر کر دیے۔ درخت کی چھال اڑ گئی۔ سنگرام بھاگ کر درخت کے پاس آیا۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ہی ایک پھنکار کی آواز سنائی دی۔ سنگرام نے پلٹ کر دیکھا۔ ایک سیاہ سانپ زمین سے 2 فٹ اوپر اٹھا پھن پھیلائے اسے گھور رہا تھا۔ سنگرام نے پستول کا نشانہ لے کر فائر کیا۔ گولی سانپ کے پھن کے قریب سے ہو کر نکل گئی۔ ناگ جھک کر پرے ہو گیا۔ سنگرام نے سانپ کو بجتے دیکھا تو کوٹ کی جیب سے خنجر نکال لیا۔ سانپ جھاڑیوں میں چھپ گیا۔ سنگرام نے اب دیکھا کہ سانپ بھاگ گیا ہے تو وہ کار میں آ کر سوار ہو گیا اور گاڑی کا رخ ناگپور شہر کی طرف کر دیا۔ راج کمار اور بڑی رانی کو قتل کرنے وہ جا رہا تھا۔ اس وقت آسمان پر کالے بادل چھانے لگے۔ چاند بادلوں میں چھپ گیا تھا۔ رات زیادہ اندھیری ہو گئی تھی۔ سردی بھی بہت پڑ رہی تھی۔ سنگرام نے کار کے سارے شیشے بند کر لیے ہوئے تھے، پھر بھی اسے سردی محسوس ہو رہی تھی کیونکہ پہاڑ پر زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے۔ کار پہاڑی سڑک پر بل کھاتی چلی جا رہی تھی۔ اتنے میں ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو گئی۔ کار کے شیشے پر بارش کے قطرے گرنے لگے۔ سنگرام نے بٹن دبایا تو کار کے وائپر چلنے لگے۔ کار کی روشنی میں سڑک پر بارش کی بوندیں گرتی صاف نظر آ رہی تھی۔ سنگرام راتوں رات شہر پہنچ کر صبح ہونے سے پہلے راج کمار اور بڑی رانی کا کام تمام کر دینا چاہتا تھا۔ اس نے اپنا پستول پھر سے بھر لیا تھا۔ اس پستول میں پوری 6 گولیاں تھیں۔ کار سڑک پر چلی جا رہی تھی۔ ایک طرف پہاڑ تھے، دوسری طرف گہری گھاٹیاں تھیں۔ سڑک بل کھاتی جاتی تھی۔ سڑک کا ایک موڑ مڑتے ہوئے بادل زور سے گرجا۔ ایک کڑاکا ہوا جیسے جنگل میں کسی جگہ بجلی گری ہو۔ اس کے ساتھ ہی روشنی ہوئی۔ سنگرام کی کار چمک اٹھی اور پھر گہرا اندھیرا چھا گیا اور پھر بارش تیز ہو گئی۔ سنگرام بڑی ہوشیاری سے کار چلا رہا تھا۔ ایک موڑ مڑتے ہی وہ کیا دیکھتا ہے کہ اچانک سامنے کوئی جنگلی جانور آن کھڑا ہوا ہے۔ سنگرام نے ایک دم بریک لگائی۔ جنگلی جانور کار کی روشنی میں چھلانگ لگا کر کار کی چھت پر آ گیا۔ سنگرام نے کار کی رفتار تیز کر دی۔ اس جانور کی شکل ریچھ سے ملتی جلتی تھی۔ سنگرام نے کار کو ایک دم تیز کر دیا تاکہ دھچکا لگنے سے جنگلی جانور نیچے سڑک پر گر پڑے۔ کوئی شے چھت پر سے نیچے گر پڑی۔ سنگرام بڑا خوش ہوا کہ سر سے بلا ٹل گئی۔ اب اس نے کار کی رفتار تیز کر دی۔ وہ جلدی شہر پہنچنا چاہتا تھا تاکہ رات کی رات میں ہی ان لوگوں کا کام تمام کر دے۔ بارش زور سے ہونے لگی۔ بادل بار بار گرجتا، بجلی رہ رہ کر چمکتی۔ بجلی کی کڑک سے سارا جنگل اور پہاڑ گونج اٹھتے۔ ایک جگہ سڑک کا موڑ بڑا چھوٹا تھا اور سامنے ایک اونچا پہاڑ تھا۔ سنگرام کار کو موڑنے لگا تو اچانک ایک پتھر لڑک کر سڑک پر آن گرا اور ایک دم کار کو بریک لگا کر اس نے کار روک لی۔ اگر وہ ذرا دیر کر دیتا تو پتھر اس کی کار پر گر کر اسے کچل کر رکھ دیتا۔ اب سڑک بند ہو گئی تھی۔ سنگرام نے کار میں سے اتر کر پتھر کو اٹھانے کی کوشش کی مگر وہ اس قدر بھاری تھا کہ ذرا بھی اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ سنگرام بارش میں بھیگ گیا۔ وہ کار میں آ کر بیٹھ گیا اور اپنا سوچنے لگا کہ کیا کرنا چاہیے۔ کیا وہ واپس چلا جائے؟ ابھی وہ یہی سوچ رہا تھا کہ بجلی چمکی۔ اس کے ساتھ ہی بادل زور سے گرجا۔ ایک آواز جنگل میں سنائی دی۔ سنگرام کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کیونکہ آواز بڑی ڈراؤنی تھی۔ ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی چڑیل رو رہی ہو۔ سنگرام نے کار کے شیشے چڑھا دیے اور پستول نکال کر ہاتھ میں پکڑ لی۔ باہر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ بارش کا شور ہی شور تھا۔ پہاڑی نالے دھڑدھڑاتے ہوئے گر رہے تھے۔ پانی شور سے بہہ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد جنگل میں پھر چڑیل کے رونے کی آواز سنائی دی۔ اب یہ آواز بڑی قریب سے سنائی دی، جیسے چڑیل کہیں قریب ہی آ گئی ہو۔ سنگرام کا دل دھڑکنے لگا۔ سخت سردی میں بھی پسینہ آ گیا۔ یہ کیا چیز ہو سکتی ہے؟ یہاں چڑیل کہاں سے آ گئی؟ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگا۔ دھک کی آواز آئی۔ سنگرام نے چونک کر شیشے میں سے باہر دیکھنے کی کوشش کی۔ بارش اور اندھیرے میں کچھ دکھائی نہ دیا۔ آواز بڑی نزدیک سے آئی تھی، جیسے ریچھ اوپر سے چھلانگ لگا کر سڑک پر گرا ہو۔ سنگرام نے کار کی اگلی روشنی بجھا دی۔ وہ ایک چیخ کی دل دہلا دینے والی آواز گونجی۔ آواز اتنی قریب تھی کہ سنگرام کی بھی چیخ نکل گئی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے کار کی روشنی جلا دی۔
सड़क पर रोशनी पड़ी तो जो कुछ उसे नजर आया उसको देखकर संग्राम की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने देखा कि सामने सड़क पर एक कवि हैकल ऊंचा और लंबे लंबे दांतों और खौफनाक सूंड वाला स्याह हाथी खड़ा है, झूल रहा है और सूंड उठाकर चिंगार रहा था। संग्राम ने सामने वाला शीशा तोड़कर गोलियां चलानी शुरू कर दी। हाथी एकदम से परे हट गया, अब वो अंधेरे में आ गया था। संग्राम ने खिड़की का शीशा भी थोड़ा सा तोड़ डाला ताकि गोली चला सके, लेकिन हाथी कार के पीछे आ गया। फिर ऐसा हुआ कि संग्राम ने महसूस किया कि किसी शय ने कार को सड़क पर से ऊपर उठा लिया है। कार सड़क पर से ऊपर उठती चली गई। वो समझ गया कि हाथी ने कार को सूंड में लेकर ऊपर उठाया हुआ है। संग्राम ने दरवाज़ा खोलकर बाहर छलांग लगा दी। उसके छलांग लगाते ही हाथी ने कार को वहीं फेंककर अपनी सूंड संग्राम की तरफ बढ़ाई। संग्राम एक तरफ भागा, लेकिन हाथी की सूंड वहां पहले ही पहुंच चुकी थी। संग्राम अब हाथी की सूंड में था। हाथी ने संग्राम को सूंड में जकड़कर ऊपर उठाया और 2-3 बार हवा में झल्लाकर पूरी ताकत से नीचे गहरी घाटियों में उछाल दिया। संग्राम के मुंह से एक भयानक चीख निकली और फिर गहरी घाटियों के अंधेरे और बारिश के शोर में गुम होकर रह गई। संग्राम घाटी के पत्थरों में गिरकर चकनाचूर हो चुका था। अब हाथी ने सूंड में कार को उठाया और उससे भी संग्राम के पीछे ही घाटी में फेंक दिया। कार एक धमाके से पत्थरों से टकराई और उससे आग लग गई। जितनी देर उसके अंदर पेट्रोल रहा, आग कार को जलाती रही। फिर वहां गहरी खामोशी छा गई। हाथी झूलता हुआ वापस पहाड़ी के ऊपर जाने वाली सड़क पर चल पड़ा। काफी दूर जाकर उसे दूर से एक गाड़ी आती नजर आई। हाथी एक तरफ हटकर खड़ा हो गया। गाड़ी करीब से आकर गुजर गई। हाथी ने दोबारा अपना सफर शुरू कर दिया। एलोरा का पहाड़ी मकाम अब थोड़ी दूर रह गया था। हाथी पहाड़ी जंगलों के आसपास दरख्तों में आया तो बारिश थम गई थी। लोग मकानों में लिहाफ ओढ़े मजे से सो रहे थे। कहीं कहीं किसी मकान में रोशनी हो रही थी। हाथी एक मकान के पीछे आकर गैराज के नीचे खड़ा हो गया। हल्की हल्की बूंदाबांदी फिर शुरू हो गई थी। अब ऐसा हुआ कि उस गैराज के साथ ही एक कोठरी में बंगले का चौकीदार सो रहा था। उसकी आंख खुल गई। उठकर बाहर आया तो अपने सामने गैराज में एक हाथी को खड़ा देखकर उसने चीख मारी और भागकर कोठरी में घुस गया और दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। वो खिड़की की सुलाखों से लगकर गैराज में तकने लगा। हाथी गैराज में से निकलकर बंगले के पीछे चला गया। चौकीदार की चीख की आवाज़ सुनकर घर के लोग जाग पड़े। क्या हुआ, तुमने चीख क्यों मारी थी? चौकीदार ने मालिक मकान को बताया कि उसने अभी अभी गैराज में एक हाथी को देखा है। मालिक मकान ने उसकी तरफ मुस्कुराकर देखा और कहा, जाओ जाकर सो जाओ। इस पहाड़ी मकाम पर आज तक कभी किसी ने हाथी नहीं देखा। ज़रूर तुमने कोई ख्वाब देखा है। सरकार, सच कहता हूँ, मैंने अपने आंखों से हाथी को गैराज में खड़े हुए देखा है। मालिक बोला, तुम्हारा दिमाग चक्कर खा गया है, जाओ जाकर सो जाओ। चौकीदार बोला, सरकार, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि यहाँ अभी अभी खौफनाक हाथी खड़ा झूल रहा था। मालिक ने कहा, तो वो अब कहाँ चला गया? सरकार, वो गैराज में से निकलकर कोठी के पीछे चला गया था। अब मेरे साथ चलकर हाथी के पाँव के निशानात देख लें। मालिक मकान ने सोचा कि वहाँ चलकर हाथी के कदमों के निशान देखने चाहिए, इसमें आखिर क्या हर्ज है। जब वो लालटेन लेकर गैराज के सामने आए तो मालिक मकान दंग रह गया, क्योंकि ज़मीन पर हाथी के बड़े बड़े पैरों के निशान कीचड़ में साफ नजर आ रहे थे। वो गैराज के पीछे गए, वहाँ कोई हाथी नहीं था। हाथी असल में नाग था। कोठी के पीछे जाकर फिर से इंसान की शक्ल में आ गया और दूर ऊपर पहाड़ी पर जाकर एक पुराने गिरजा घर के टूटे हुए गैराज में जाकर लेट गया और सुबह का इंतजार करने लगा। यहाँ एक घास फूस का बिस्तर सा बिछा हुआ था। नाग को उस गर्म गर्म बिस्तर को देखकर उसी पर नींद आ गई। सुबह उसकी आंख खुल गई। बादल अभी तक पहाड़ों पर छाए हुए थे। सर्दी काफी पड़ रही थी। नाग उठकर बाहर आ गया। गिरजा घर खामोश था। नाग पीछे से होकर ऊपर वाली सड़क पर चढ़ाया और बसों के अड्डे की तरफ चल पड़ा। यूं ही उसका दिल चाहता था कि उड़कर वापस अंबर और मारिया के पास जाने के बजाय बस में सैर करता जाए। अभी बस का अड्डा काफी दूर था। नाग एक ऐसी पतली सी सड़क पर से गुजर रहा था जो पैदल चलने वालों के लिए बनाई गई थी और जिसकी दोनों जानिब घनी झाड़ियां उगी हुई थी। रात भर की बारिश के बाद दरख्तों और झाड़ियों में पानी टपक रहा था। नाग को बिल्कुल पता नहीं चल सका था कि सपेरा उसका पीछा करता हुआ चला आ रहा था। सपेरा सुबह सुबह नाग की तलाश में निकल खड़ा हुआ था। वो इत्तेफाक से गिरजा घर की तरफ आ रहा था कि उसने नाग को चढ़ाई चढ़कर छोटी सड़क की तरफ आते देखा। खुशी से उसकी बाँछें खिल उठी। शिकार खुद ब खुद उसके फंदे में चला आ रहा था। सपेरा एकदम झाड़ियों में छुप गया। नाग जब सड़क पर चढ़ आया तो सपेरे ने उसका ताकुब करना शुरू कर दिया। सपेरे को मालूम था कि नाग पहाड़ी शहर के चौक की तरफ जा रहा है, जहाँ लोगों का हजूम था। वार उसी वक्त कर देना चाहिए, वरना उसके बाद उसे कभी ऐसा सुनहरी मौका हाथ नहीं आ सकता था। बेहोश करने वाली दवाई सपेरे की जेब में थी। नाग बड़े आराम से टहलता हुआ जा रहा था कि अचानक पीछे से उसे किसी ने आवाज़ दी, अरे बेटा, ज़रा मेरी बात तो सुनो। नाग ने पलट कर देखा। एक उधेड़ उम्र का स्याह दुबला पतला इंसान सड़क पर लंगड़ाता हुआ चला आ रहा था। नाग ने जल्दी से उसके पास पहुंचकर बोला, बाबा, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? ये सपेरा था जिसने टांग में दर्द होने का ढोंग रचाया था। सपेरे ने दोनों हाथ उठाकर दुआ दी, या खुदा, इस नौजवान को सारी जिंदगी सुखी रखना, ये बरखुरदार मेरी मदद करने वाला है। नाग ने पूछा, बाबा, आपको क्या तकलीफ है? सपेरा बड़ी मक्कारी से बोला, बेटा, मेरे पाँव में मोच आ गई है, मैं पहाड़ी पर गिर पड़ा था, मुझे ज़रा सहारा दे दो। बस अगले चौक तक ही मुझे जाना है, वहाँ मेरा बेटा रहता है। ज़रूर ज़रूर बाबा, आपकी खिदमत करके मुझे बड़ी खुशी होगी।
नाग ने सपेरे को सहारा दिया। सपेरे ने एक हाथ नाग की गर्दन में डाल दिया और दूसरा हाथ जेब में रख लिया। उसी जेब में सपेरे ने वो रुमाल रखा था जो बेहोश करने वाली तेज दवाई में भीगा हुआ था। एक जगह बहुत सी झाड़ियां आ गई जिन्होंने आधी सड़क को ढांप रखा था। सपेरे ने कहा, बेटा जरा रुकना, मैं पहलू बदल लूं। जरूर जरूर बाबा जी। सपेरे ने अब कमाल की फुर्ती दिखाई। उसने एक हाथ नाग की गर्दन में डालकर दूसरा हाथ जेब में से निकाला और बड़ी तेजी से बेहोश करने वाली दवा में भीगा हुआ रुमाल नाग की नाक पर जमा दिया। सपेरे ने रुमाल नाग के मुंह पर जोर से जमाने के वास्ते अपना सारा जोर लगा दिया। दवाई इस कदर तेज थी कि नाग ने एक ही सांस लिया था कि उसका दिमाग जवाब दे गया और वो सपेरे की बाहों में बेहोश हो गया। सपेरे ने उसी वक्त नाग को सड़क किनारे लिटा दिया। फिर उसने रुमाल गले में डालकर रोना शुरू कर दिया। उसने सामने से एक आदमियों को आते देख लिया था। ये आदमी करीब आ गए। उन्होंने सपेरे से पूछा, बाबा क्यों रो रहे हो, ये कौन है? सपेरे ने रोते हुए कहा, बेटा क्या बताऊं, ये मेरा लड़का है, इसको मिर्गी की बीमारी है। मेरे साथ पहाड़ पर आया था कि दौरा पड़ गया और बेहोश हो गया। मैं गरीब आदमी हूँ, इसे कैसे नीचे नागपुर के अस्पताल में ले जाऊं? एक ने कहा, फिक्र न करो बाबा, आखिर इंसान को खुदा ने किस लिए बनाया है? इसलिए कि वो दूसरे दुखी इंसान के काम आए। तुम यहीं ठहरो, मैं अभी अपनी गाड़ी लेकर आता हूँ और तुम्हें और तुम्हारे बीमार बच्चे को नागपुर के अस्पताल में छोड़ कर आऊँगा। खुदा तुम्हारा भला करे बेटा। मकार सपेरा बेहोश नाग के पास ही बैठा रहा। वो आदमी कार लेने चला गया। सपेरे ने नाग को और ज़्यादा दवाई सूंघा दी। अब नाग के दिमाग में इतनी दवाई चली गई थी कि वो रात तक होश में नहीं आ सकता था। थोड़ी देर में ही वो शरीफ आदमी कार लेकर आ गया। उसने नाग को उठाकर कार की पिछली सीट पर लेटा दिया। सपेरा उसके साथ ही बैठ गया और कार ने शहर नागपुर की तरफ सफ़र शुरू कर दिया। दोपहर के वक्त सपेरा बेहोश नाग को लेकर नागपुर पहुंच गया। उस आदमी ने कहा, बाबा वो अस्पताल कहाँ है जहाँ तुम अपने बेटे को इलाज के लिए ले जाना चाहते हो? सपेरा बोला, बेटा तुम मुझे पहले मेरे घर छोड़ दो, मैं इसकी माँ को साथ लेकर अस्पताल जाऊँगा, जैसे तुम्हारी मर्जी। सपेरा शहर से बाहर एक पुराने मंदिर के पीछे एक कोठरी में ठहरा रहता था। कार ने उसे कोठरी के पास उतार दिया। सपेरे ने उस आदमी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया और नाग को चारपाई पर लिटा दिया। जब कार चली गई तो सपेरा खुशी से नाच उठा। शिकार उसके कब्जे में था। अब वो नाग की गर्दन काट कर उसका खून अपने माथे पर लगाने से खुद नाग बन जाएगा, हमेशा जिंदा रहेगा और जिस जानवर और दरिंदे की चाहे शक्ल इख्तियार कर सकेगा। मगर उसके लिए ज़रूरी था कि नाग को होश में ले आया जाए। उसे मालूम था कि नाग आधी रात से पहले होश में नहीं आएगा। सपेरे ने पहला काम यह किया कि नाग को रस्सियों से जकड़ दिया, उसके मुंह में भी कपड़ा ठोंस दिया। जब रात का अंधेरा चारों तरफ फैल गया तो सपेरे ने खंजर निकालकर उसे तेज किया। अब वो नाग की गर्दन काटने के लिए आगे बढ़ा ही था कि अचानक एक धमाका सा हुआ और सपेरे का गुरु जो कि मर चुका था सामने आकर खड़ा हो गया। सपेरे ने अपने गुरु की रूह को देखा तो हाथ बांधकर खड़ा हो गया। गुरु महाराज, किस लिए आपने तकलीफ की? गुरु की रूह ने डांट कर कहा, अहमक ये क्या करने वाला था? सपेरा बोला, महाराज ये नाग इंसान है और कई हजार साल से जिंदा है, मैं इसे मार कर खुद भी अमीर हो जाना चाहता हूँ। रूह ने कहा, अहमक ये तुझे किस उल्लू के पट्टे ने बता दिया कि इस नाग को मार डालने से तू अमीर हो जाएगा? अगर तू इस शख्स को हिलाक कर दे तो इसके साथ ही नाग का जादू भी खत्म हो जाएगा और तेरे हाथ कुछ भी नहीं आएगा। सपेरा हैरान होकर बोला, महाराज फिर मुझे क्या करना चाहिए? रूह ने कहा, सुन मेरी बात गौर से सुन, इस शख्स को हरगिज़ हरगिज़ हलाक न कर। तुम्हें अपने चारपाई के नीचे एक लोटा मिलेगा, उस लोटे में पानी होगा। मेरे जाने के बाद ये पानी इस नाग पर छिड़क देना। उस पानी की वजह से शख्स सिमट कर एक बेहोश सांप बन जाएगा। फिर ये सांप एक सब्ज रंग के हीरे में तब्दील हो जाएगा। ये हीरा उठाकर तू इसे अपनी उंगली में जड़वा कर अपने पास रख ले। उस सब्ज हीरे की वजह से ये नाग तुम्हारे काबू में आ जाएगा। फिर तू भी नहीं मर सकेगा। तुझे जितनी दौलत की ज़रूरत हो इस अंगूठी के हीरे को किसी शय से रगड़ देना। ये नाग सांप की शक्ल में तेरे सामने आ जाएगा और तुझे जितनी दौलत और जिस काम को इसकी ज़रूरत होगी ये उसे उसी वक्त पूरा कर देगा। बस उससे ज़्यादा तुझे और क्या चाहिए? मगर याद रख, अगर तूने इसे मार डाला तो फिर तुझे कुछ भी हासिल ना हो सकेगा। सपेरे ने हाथ बांध कर कहा, गुरु महाराज जैसा आपने कहा ऐसा ही होगा। गुरु की रूह गायब हो गई। सपेरे ने चारपाई के नीचे लालटेन की रोशनी डालकर देखा, सचमुच वहाँ एक पीतल का छोटा सा लोटा पड़ा हुआ था। सपेरे ने जल्दी से लोटा बाहर निकाला, उसमें थोड़ा सा पानी था। सपेरे ने खंजर उसी वक्त फेंक दिया। लोटे में से पानी चुल्लू में लेकर नाग पर छिड़का। पानी का छिड़कना था कि नाग चारपाई से 1 फीट ऊपर उछल पड़ा। उसके बाद वो सिमटना शुरू हो गया और सुकड़ते सुकड़ते एक सांप बन गया जो बेहोश था। सपेरे ने दूसरी बार सांप पर पानी छिड़का तो सांप ने फिर सिकड़ना शुरू कर दिया। सांप सुकड़ते सुकड़ते एक सब्ज रंग का हीरा बन गया। सपेरे के चेहरे पर खुशी की चमक आ गई। उसके गुरु ने जो कहा था वही हुआ। अगर वो बेसमझी में आकर नाग को हिला कर डालता तो सारी जिंदगी उस दौलत से महरूम रहता। सपेरे ने जल्दी से हीरा उठाकर जेब में डाला और चारपाई पर लेटकर सुबह होने का इंतजार करने लगा। दिन चढ़ा तो सपेरा हीरा लेकर बाजार में आ गया। यहाँ उसने एक चांदी की सफ़ेद अंगूठी खरीदी और हीरा उसमें जड़वा कर अपनी उंगली में पहन लिया। सपेरा इस तरह खुश था कि जैसे उसे सारी दुनिया की ताकत मिल गई है। सारा दिन वो पहाड़ों में घूमता रहा। तीसरे पहर वो नागपुर शहर आ गया।
چونکہ وہ پرانا تجربہ کار سپیرا تھا، اسے معلوم تھا کہ اس پرانے شہر میں بادشاہوں کے محل کہاں کہاں ہیں۔ اسے یقین تھا کہ ان محلوں میں بادشاہوں کے خزانے کہیں نہ کہیں ضرور دفن ہوں گے۔ ایک پرانے محل کے کھنڈر میں جا کر سپیرے نے انگوٹھی کا سبز نگینہ ذرا سا رگڑا۔ رگڑنے کے ساتھ ہی ناگ سانپ کی شکل میں سپیرے کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ ناگ کی آنکھیں سرخ تھیں، صاف لگ رہا تھا کہ وہ سخت غصے میں ہے، مگر چونکہ وہ سپیرے کے قابو میں تھا اس لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ سپیرے کو کاٹ بھی نہیں سکتا تھا۔ اسے یوں محسوس ہوتا تھا کہ اس کے اور سپیرے کے درمیان لوہے کی ایک دیوار کھڑی ہے جس کے پار وہ نہیں جا سکتا۔ سپیرے نے سانپ کی طرف دیکھ کر کہا، اے ناگ، جلدی سے اس محل کے نیچے جا اور جہاں کہیں خزانہ دبا ہے اس خزانے میں سے ہیرے جواہرات کے ہار لا کر مجھے دے دے۔ ناگ نے سر جھکایا اور چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ناگ آیا تو اس کے گلے میں سونے اور جواہرات کے ہار تھے۔ ہار لا کر اس نے سپیرے کے سامنے ڈھیر کر دیے۔ سپیرے نے انگوٹھی کے نگینے کو دوبارہ رگڑا تو ناگ غائب ہو گیا۔ اتنے جواہرات والے سونے کے ہار دیکھ کر سپیرے کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ اتنی دولت اس نے ساری زندگی نہیں دیکھی تھی۔ اسی وقت سپیرے نے سارے ہار گٹھلی میں لپیٹ کر اپنی کمر کے گرد باندھ لی اور واپس اپنی جھونپڑی میں آ گیا۔ دوسرے دن اس نے شہر کے ایک جوہری سے بات کی اور کہا کہ اس کے پاس کچھ تاریخی ہار اور جواہرات ہیں۔ جوہری نے کہا، کہاں ہیں؟ مجھے دکھاؤ، میں تمہیں اس کی پوری قیمت دوں گا۔ سپیرا جوہری کو اپنے جھونپڑے میں لے گیا۔ جوہری نے ہار دیکھے تو دنگ رہ گیا کیونکہ وہ بڑے ہی قیمتی ہار تھے۔ ہاروں اور جواہرات کو اچھی طرح دیکھنے کے بعد اس نے سپیرے سے کہا، تم ان ہاروں کا کیا لوگے؟ سپیرے نے مکاری سے مسکرا کر کہا، لالا تم تو جانتے ہو کہ میں سپیرا ہوں، ساری زندگی سانپوں سے کھیلتا رہا ہوں، انسانوں سے کھیلنا بھی جانتا ہوں۔ اگر تم نے مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کی تو میرے سانپ تمہیں تمہارے گھر جا کر بھی ہلاک کر دیں گے۔ اس لیے جو ان ہاروں اور جواہرات کی اصل قیمت ہے اس کا تیسرا حصہ تم رکھ لو اور باقی مجھے دے دو۔ میں تمہارے ساتھ رعایت کر رہا ہوں، لیکن یاد رکھو ڈنڈی مارنے کی کوشش ہرگز نہ کرنا۔ جوہری ڈر گیا۔ اسے معلوم تھا کہ سپیرا بڑا مکار جوگی ہے۔ اس کے پاس ایسے سانپ بھی ہیں جو انسان کا پیچھا کرتے ہیں اور وہ جہاں کہیں بھی ہو اڑ کر اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور ڈس کر مار ڈالتے ہیں۔ جواہرات اور ہار بڑے قیمتی تھے۔ جوہری نے کہا، بابا فکر نہ کرو، میں تمہارے ساتھ دھوکہ نہیں کروں گا، اپنا منافع رکھ کر جتنی رقم مناسب ہوگی تمہارے حوالے کر دوں گا۔ تو پھر بتاؤ تم کیا دو گے؟ سپیرے نے پوچھا۔ جوہری نے کہا، سپیرے بھائی، میں اپنا منافع جو تم نے خود مجھے دینے کا فیصلہ کیا ہے رکھ کر تمہیں 15 لاکھ روپے دے سکتا ہوں۔ اس سے زیادہ میں ایک پائی بھی ادا نہیں کر سکتا۔ تمہاری مرضی ہے، تم بے شک کسی دوسرے جوہری کے پاس جا کر دکھا سکتے ہو۔ سپیرے کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ کبھی وہ زندگی میں 15 لاکھ روپے بھی کما سکتا ہے۔ اس نے جھٹ کہا، منظور ہے۔ جوہری نے کہا، تو پھر میرے ساتھ گھر آؤ، میں روپے گھر پر ہی رکھتا ہوں۔ سپیرے نے کہا، دیکھنا اگر میرے ساتھ دھوکہ کرنے کی کوشش کی تو میرے سانپ تمہیں اور تمہارے سارے گھر والوں کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ جوہری نے کہا، بابا بدگمانی کیوں کرتے ہو؟ تمہیں کہہ جو دیا کہ تمہارے ساتھ جو سودا ہوا ہے میں اس پر پابند رہوں گا۔ تم میرے ساتھ بے دھڑک میرے گھر چلے چلو اور ہار دے کر اپنی رقم سنبھالو۔ جوہری نے سپیرے کو ساتھ لیا اور شہر کی مختلف گلیوں اور بازاروں سے ہوتا ہوا اپنے مکان پر آ گیا۔ وہ سپیرے کو مکان کے تہخانے میں لے گیا۔ یہاں اندھیرا تھا۔ جوہری نے بتی روشن کی۔ سپیرے نے دیکھا کہ دیوار میں لوہے کی ایک بڑی الماری لگی تھی۔ جوہری نے چابیاں لگا کر نمبر ملا کر الماری کا ایک پٹ کھولا اور اندر سے نوٹوں کے بنڈل نکال کر باہر لگا دیے۔ لو اپنے 15 لاکھ روپے گن کر الگ کر لو۔ سپیرے نے کہا، یہ کام تو تم ہی کرو تو اچھا ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ جوہری نے 15 لاکھ روپے کے نوٹ گن کر الگ رکھ دیے۔ اسے کسی تھیلے ہی میں ڈال دو۔ نوٹوں کا تھیلا بغل میں دبا کر سپیرا جوہری کے گھر سے باہر آ گیا۔ یہاں سے سیدھا وہ شہر کے ایک بینک میں گیا اور مینیجر سے کہا، جناب میں نے اپنی ایک باپ دادا کے وقتوں کی حویلی فروخت کی ہے، اس کی جو رقم ملی ہے وہ میں بینک میں جمع کروانا چاہتا ہوں۔ مینیجر نے سوچا کہ یہ غریب سا آدمی ہے، بھلا کیا جمع کرائے گا۔ اس نے سپیرے کی طرف کوئی توجہ نہ دی، بس یوں ہی پوچھا، کتنے پیسے جمع کرانے آئے ہو بابا؟ ہم تھوڑے پیسے جمع نہیں کرتے۔ سپیرے نے کہا، بابو جی آپ کم از کم کتنے پیسے جمع کر لیتے ہیں؟ مینیجر نے کہا، بھائی اور کچھ نہیں تو کم از کم 1000 روپیہ تو ہو۔ سپیرے نے تھیلا میز پر الٹ کر کہا، بابو جی میں غریب آدمی ہوں، صرف 15 لاکھ روپے جمع کرانے آیا ہوں، گن لیجئے پوری کی پوری رقم ہے۔ 15 لاکھ کے نوٹ میز پر دیکھ کر مینیجر کے ہاتھ سے قلم چھوٹ کر میز پر گر پڑا۔ یہ اتنے سارے نوٹ؟ آپ تشریف رکھیں، آپ کھڑے کیوں ہیں؟ ارے کوئی ہے؟ سیٹھ صاحب کے لیے ٹھنڈا لاؤ، چائے لاؤ، آپ کیا پینا پسند کریں گے سیٹھ صاحب؟ مینیجر نے سپیرے کی خوشامد کرنی شروع کر دی۔ وہ سارا کام بھول گیا تھا۔ سپیرا بڑا ہنسا، بولا، اس کی کوئی ضرورت نہیں بابو جی، بس یہ میرے روپے جمع کر کے مجھے رسید اور چیک بک دے دیں، کیونکہ میں کچھ کاروبار میں رقم لگانا چاہتا ہوں۔ ضرور ضرور۔ مینیجر تو خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تھا۔ اس نے فوراً سپیرے کے سارے پیسے جمع کروا کر رسید اور چیک بک دے دی۔ سپیرے نے فوراً ایک چیک لکھوا کر اس پر اپنے دستخط کیے، یہ رقم نکلوا دیں۔ سپیرے نے 5000 روپے نکلوائے اور وہاں سے سیدھا ایک ریڈی میڈ کپڑے بیچنے والے کی دکان پر آ گیا۔ دکان میں بڑی رونق تھی۔ امیر لوگ قیمتی کپڑے خرید رہے تھے اور وہی پہن رہے تھے۔ دکان کے مالک نے ایک غریب پھٹے پرانے کپڑوں والے سپیرے کو دکان میں داخل ہوتے دیکھا تو اسے دھتکارتے ہوئے بولا، ارے بابا معاف کرو، پھر کسی وقت آنا،
دیکھتے نہیں میں اس وقت کام میں مصروف ہوں؟ توبہ، ان فقیروں نے تو ناک میں دم کر رکھا ہے۔ ہر 5 منٹ کے بعد کوئی نہ کوئی فقیر بھیک مانگنے آ جاتا ہے۔ ایسے لگتا ہے یہ ملک ہندوستان تو فقیروں کا ملک بن کر رہ گیا ہے۔ دکاندار دوسرے گاہک کی طرف منہ کر کے بولا، فرمائیے مہاراج، آپ کو کون سی شے دکھاؤں؟ سپیرے کو اس دکاندار پر بڑا غصہ آیا، مگر غصے کو پی کر بولا، سیٹھ صاحب میں فقیر نہیں ہوں بلکہ گاہک ہوں اور آپ کے ہاں کپڑے خریدنے آیا ہوں۔ سیٹھ نے تن سے ہنس کر کہا، ارے بابا، کیوں ناحق پریشان کر رہے ہو؟ صبح صبح یوں ہی بہنی کا وقت ہے، پھر کس وقت آنا؟ ہمارے پاس کم قیمت کے سستے کپڑے نہیں ہوتے۔ سپیرے نے کہا، مگر میں تو مہنگے کپڑے خریدنے آیا ہوں، سب سے مہنگا سوٹ مجھے دکھاؤ۔ سیٹھ سپیرے کا منہ تکنے لگا، دوسرے گاہک بھی دلچسپی سے دیکھنے لگے۔ سیٹھ نے منہ بنا کر کہا، یہ الماری والا سوٹ دیکھ لو، اگر پسند ہے تو خرید لو۔ سپیرے نے کہا، کیا دام ہے اس سوٹ کے؟ سیٹھ بولا، 200 روپے کا ایک سوٹ ہے، خرید سکو گے بابا؟ سپیرے نے کہا، اس قسم کے 6 سوٹ باندھ کر الگ رکھ دو، اور ریشمی قمیض بھی دکھاؤ، اور ولایتی ٹائیاں اور رومال جرابیں بھی دکھاؤ۔ اس کے ساتھ ہی سپیرے نے تھیلی میں سے 200 روپے ایک سوٹ کے حساب سے 1200 روپے نکال کر کاؤنٹر پر رکھ دیے۔ اب تو دکاندار کی آنکھیں کھل گئیں، پریشان سا ہو گیا اور سپیرے کے آگے جھک کر بولا، معاف کر دیں سیٹھ صاحب، غلطی ہو گئی، مجھے کیا معلوم تھا کہ آج کل بھی راجے مہاراجے بھکاریوں کے بیس میں شہر کی سیر کو نکل پڑتے ہیں۔ سپیرا ہنسا، اچھا بکواس بند کرو اور مجھے ریشمی قمیض دکھاؤ۔ سپیرا دکان سے نکلا تو بہترین کپڑے پہنے ہوئے تھا۔ ایک حجام کی دکان میں جا کر اس نے بالوں کو خضاب لگا کر کالا کر لیا۔ نہا دھو کر نیا لباس پہنا تو وہ نوجوان راجہ معلوم ہو رہا تھا۔ صرف اس کا رنگ کالا تھا اور جسم کمزور تھا، مگر اسے یقین تھا کہ اچھا کھانے پینے سے اس کا جسم بھی موٹا ہو جائے گا اور رنگ بھی سفید ہو جائے گا۔ سپیرے نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ بمبئی شہر میں جا کر جائیداد خریدے گا اور کاروبار میں رقم لگائے گا۔ اسی روز وہ ہوائی جہاز میں بیٹھ کر بمبئی شہر آ گیا۔ اب ذرا ادھر امبر اور ماریا کی بھی سنیے۔ سنگرام کی موت کے بعد راجہ اور رانی پریشان ہو گئے۔ راجہ نے خود راجکمار کو مارنے کی اسکیم بنا ڈالی اور ایک رات پہاڑی شہر سے بھیس بدل کر سیدھا رائل ہوٹل آ گیا اور ایک سیٹ کی شکل میں وہاں ٹھہر گیا۔ امبر اور ماریا تو ناگ کے لیے پریشان تھے کہ ابھی تک ناگ واپس کیوں نہیں آیا۔ اس نے سنگرام کو مار ڈالا اور خود کہاں غائب ہو گیا۔ ماریا نے کہا، میرا خیال ہے کسی خاص وجہ سے رک گیا ہوگا، بس آنے ہی والا ہوگا۔ ماریا کے اس جواب سے امبر کو کچھ حوصلہ ہوا۔ راجکمار اور بڑی رانی بھی ناگ کے لیے پریشان تھی، لیکن وہ سوائے ناگ کا انتظار کرنے کے اور کچھ بھی نہ کر سکتے تھے۔ شام کو امبر نے ایک داڑھی والے بوڑھے سیٹ کو دیکھا کہ کرسی پر بیٹھا اخبار پڑھ رہا ہے۔ امبر قریب سے گزرنے لگا تو سیٹ نے جھک کر سلام کیا۔ حضور کو دیکھ کر مجھے اپنا بھائی یاد آ گیا۔ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں حضور؟ میرا خیال ہے اگر خدا جھوٹ نہ بلوائے تو آپ ضرور ملک مصر کے رہنے والے ہیں۔ امبر اس بوڑھے داڑھی والے سیٹ کی عقل مندی پر بڑا خوش ہوا، مگر آپ کو سیٹ صاحب کیسے پتا چلا کہ میں ملک مصر کا رہنے والا ہوں؟ سیٹ ہنسا۔ یہ سیٹ اصل میں راجہ تھا جو راجکمار اور بڑی رانی کو قتل کرنے کی غرض سے اسی ہوٹل میں آ کر ٹھہرا ہوا تھا۔ کہنے لگا، حضور میں علم نجوم کا بھی ماہر ہوں، اگر آپ اپنا ہاتھ دکھائیں تو دیکھ کر معلوم کر لوں گا کہ آپ کی شادی کب ہوگی، دلہن کیسی ہوگی۔ امبر نے ہاتھ آگے کر دیا۔ سیٹ نے کہا، حضور ایسے نہیں، یہ میرے کمرے میں تشریف لائیں یا خود مجھے اپنے دولت خانے پر بلائیں، بڑے سکون سے قسمت کا سارا حال بتا دوں گا۔ امبر نے کہا، 12 نمبر کمرے میں آ جانا۔ شکریہ شکریہ۔ راجہ یہی تو چاہتا تھا کہ اس کمرے میں جا کر خود اپنی آنکھوں سے راجکمار اور بڑی رانی کو دیکھ لے۔ اس کا موقع خود امبر نے اسے مہیا کر دیا تھا۔ شام کے بعد ہی راجہ کمرہ نمبر 12 میں آ گیا۔ امبر نے اسے اندر بلا کر راجکمار اور رانی سے ملوایا۔ نجومی صاحب قسمت کا حال بتا رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ آ کر کمرے میں میری والدہ اور بھائی کی قسمت کا حال بھی بتا دو۔ بڑی رانی نے گہری نظروں سے نجومی کو دیکھا۔ راجکمار خاموش رہا۔ اصل میں ان لوگوں کو ہر اجنبی سے ڈر لگتا تھا، ورنہ ایسی بات نہیں تھی کہ انہوں نے راجہ کو پہچان لیا ہے۔ نہیں، راجہ نے اتنا مکمل اور زبردست بھیس بدلا ہوا تھا کہ اسے اس کی رانی بھی نہیں پہچان سکتی تھی۔ امبر نے کہا، نجومی سیٹھ ہمارے بھائی کا ہاتھ دیکھو۔ راجہ نے جب اپنی آنکھوں سے رانی اور راجکمار کو دیکھا تو بڑا خوش ہوا۔ ایک مرحلہ تو طے ہو گیا تھا، اب انہیں گولی سے مارنا کوئی مشکل بات نہیں تھی۔ پستول اس نے اپنے کمرے کی الماری میں رکھ دیا تھا۔ یہی اس سے غلطی ہو گئی، نہیں تو وہ اس وقت ان تینوں کو مار سکتا تھا۔ ماریا بھی پاس ہی ایک کرسی پر آرام سے بیٹھی تھی، جس کی راجہ کو کوئی خبر نہیں تھی، مگر ماریا اس کی ایک ایک حرکت نوٹ کر رہی تھی۔ اس نے ابھی تک منہ سے کچھ نہیں کہا تھا، وہ ایک اجنبی کے سامنے بولنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ نجومی راجہ ہی کرتا ہوا راجکمار کے بستر کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور اس کا ہاتھ تھام کر غور سے اسے دیکھنے لگا اور بولا، بھگوان کی دیا سے قسمت میں تخت لکھا ہے، بڑی دولت ہے، بڑی کھلی قسمت ہے، مگر کچھ پریشانیاں ہیں، بھگوان دور کر دے گا، ضرور دور کر دے گا۔ رانی ماں نے جب دیکھا کہ نجومی ٹھیک ٹھیک قسمت کا حال بیان کر رہا ہے تو وہ بڑی متاثر ہوئی، بولی، بابا یہ بتاؤ کہ ہمیں کب تخت ملے گا؟ امبر چونکا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ رانی ماں اس سے یہ بات کھل کر پوچھے، مگر بڑی رانی پوچھ ہی بیٹھی تھی۔ راجہ نے کہا، بہن تخت اس لڑکے کو مل کر رہے گا۔
दिल में राजा ने कहा, मैं तो इस कमीने की हड्डी पसली तोड़ दूंगा, ये तख्त क्या, इसको कब्र का तख्ता दूंगा। ऊपर से मुस्कुराकर बोला, भगवान की मर्जी से तख्त जरूर मिलेगा, बड़ी जल्दी मिलेगा, इसी साल मिलेगा, जरूर मिलेगा। फिर हंसने लगा। अंबर के कान के करीब आकर मारिया ने सरगोशी में कहा, मुझे ये कोई धोखेबाज लगता है, जरा इसको तन्हाई का मौका दो, मैं इसकी निगरानी करके मालूम कर दूंगी कि ये असल में कौन है। अंबर ने नजूमी से कहा, साथ वाले कमरे में मैं तुम्हें एक नक्शा दिखाना चाहता हूँ, जरा देखकर मालूम करो कि ये कैसा नक्शा है। जरूर जरूर, चलो बेटा चलो। अंबर राजा नजूमी को लेकर साथ वाले कमरे में आ गया। यहाँ उसने दराज में से एक पुराना सा नक्शा निकालकर उसके आगे रख दिया। ये देखो, ये क्या शय है। नजूमी ने नक्शे को गौर से देखना शुरू कर दिया। उसे मसरूफ देखकर अंबर ने कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को कह हूँ, अभी आया। अंबर दूसरे कमरे में चला गया। दरवाज़ा बंद होते ही राजा ने बड़ी मक्कार आंखों से इधर उधर देखना शुरू कर दिया। उठकर उसने खिड़की के पट खोलकर देखे। वो रात को इधर ही से आकर रानी वगैरह को हलाक करना चाहता था। मारिया उसकी ये हरकत देख रही थी। राजा को कोई खबर नहीं थी। मारिया को राजा की हरकतें पुरस्कार लग रही थी। राजा ने मुंह से कुछ नहीं कहा और वो बार बार खिड़की में से नीचे झांक रहा था, गोया ये अंदाज़ा करने की कोशिश कर रहा था कि जब वो रात को वहाँ आएगा तो उसे किस किस्म की रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। मारिया ये सब कुछ देखती रही। इतने में अंबर अंदर आ गया। नजूमी राजा जल्दी से अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। अंबर ने पूछा, कुछ पता है कि नक्शा किस शय का है? राजा बोला, बेटा पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। अंबर ने कहा, आइए साथ वाले कमरे में पहले चाय पी लें, फिर यह नक्शा भी देख लेंगे। साथ वाले कमरे में मेज़ पर चाय के साथ खाने की चीज़ें रखी थी। नजूमी को राजकुमार के साथ बैठा कर अंबर अकेले कमरे में आ गया। मारिया भी उसी के साथ ही आई। उसने पूछा, क्यों मारिया, क्या ख्याल है? मारिया ने कहा, बड़ा खतरनाक आदमी लगता है, ख्याल है आज रात इसी कमरे की गली वाली खिड़की से ये हमला कर देगा। मैं आज की रात इसी कमरे में सोऊंगी, ये बात है। हाँ, बड़ी पुरस्कार हरकतें कर रहा था ये शख्स, कभी खिड़की पर से झांक कर नीचे देखता, कभी खिड़की की कुंडी का अंदाज़ा करता। ठीक है, अगर ये बात है तो तुम इसी कमरे में रहना, मैं दूसरे कमरे में चौकस रहूंगा। ये बदबख्त यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा सकता। मारिया ने कहा, लगता है इसे राजा ने भेजा है। कोई बात नहीं, इस वक्त तो हम इसे कुछ नहीं कह सकते, लेकिन रात को देख लेंगे। राजा नजूमी अगले रोज़ आने का वादा करके चला गया। कमरे में आते ही उसने पिस्तौल निकाल कर उसे साफ़ किया और उसमें गोलियां भर दी। गोलियां भरकर वो नीचे लाउंज में आ गया और इधर उधर घूम फिर कर वक्त गुजारने लगा। जब रात गहरी हो गई तो अपने कमरे में आ गया। यहाँ उसने लिबास तब्दील किया, पिस्तौल अपनी जेब में रखा, चेहरे पर स्याह कपड़ा बांधा और खामोशी से अपने कमरे की खिड़की से निकलकर नीचे गली में आ गया। ऊपर तीसरी मंजिल में राजकुमार की खिड़की थी। राजा ने कमंद निकालकर जोर से ऊपर फेंकी, कमंद अड़ गई। राजा ने उसे खींचकर देखा, मजबूती से कमंद अड़ चुकी थी। राजा ने ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। खिड़की के पास आकर उसने खिड़की के पट को हाथ लगाया तो वो खुल गया। राजा बड़ा खुश हुआ। उसने सोचा, ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे खिड़की खुली हुई मिली। बदनसीब लोग खिड़की को अंदर से चटखनी लगाना भूल गए थे। उसे क्या मालूम था कि अंबर ने जानबूझकर खिड़की खुली रखी थी, गोया पिंजरे का दरवाज़ा खोल दिया गया था ताकि राजा आने और पिंजरे में आकर फंस जाए। और राजा खिड़की में से कमरे में कूद गया। कमरा खाली था, कोने वाला मध्यम टेबल लैंप जल रहा था। राजा ने कमरे में घूम फिर कर जायजा लिया कि वहाँ कोई है तो नहीं। उसके ख्याल में वहाँ कोई नहीं था, मगर मारिया कोने में खड़ी उसको बड़े गौर से देख रही थी। जो ही राजा ने जेब से पिस्तौल निकालकर रोशनी में उसे खोलकर देखा कि गोलियां ठीक ठाक हैं तो मारिया होशियार हो गई। उसका ख्याल ठीक निकला था, यह शख्स कातिल था और राजा ने उसे राजकुमार और बड़ी रानी माँ को हलाक करने के लिए ही भेजा था। राजा ने पिस्तौल में गोलियां वगैरह देखकर उसे बंद करके हाथ में लिया और हौले हौले कदम उठाता दरवाजे की तरफ बढ़ा ताकि दूसरे कमरे में जाकर राजकुमार वगैरह का काम तमाम कर दे। मारिया चौकस हो चुकी थी। जो ही राजा दरवाजे के पास आया, मारिया ने पीछे से एक जोरदार मुक्का उसकी गर्दन पर मारा। राजा बुखलाकर फर्श पर गिरा और पिस्तौल चला दी। ठाई की आवाज़ से सारा कमरा गूंज उठा। दूसरे कमरे से अंबर भागा भागा आया। उसने बत्ती रोशन कर दी। कमरा रोशन हो गया। क्या देखता है कि वही बूढ़ा नजूमी मुंह पर स्याह कपड़ा लपेटे फर्श पर पिस्तौल लिए पड़ा है। अंबर को देखकर उसने पिस्तौल तान दिया। हैंड्स अप, खबरदार, अगर जरा हिले तो गोली चला दूंगा। बदनसीब को क्या खबर थी कि वो दोनों तरफ से घिर चुका है। उसकी एक जानिब मारिया खड़ी है और दूसरी तरफ अंबर, जिस पर गोली असर ही नहीं करती। अंबर जरा न घबराया और बोला, तुम कौन हो? अगर सच सच बता दोगे तो मैं तुम्हें कुछ न कहूँगा। क्या तुम्हें राजा ने भेजा है कि राजकुमार और बड़ी रानी को गोली मारकर हलाक कर दो? नजूमी राजा हंसा। कितने भोले हो कि पिस्तौल मेरे हाथ में है और धमकी तुम दे रहे हो। अरे, मैं अगर चाहूँ तो अभी गोली मारकर तुम्हें हलाक कर सकता हूँ। अंबर ने कहा, तुम अगर गोली भी चला दोगे तो मुझे नहीं मार सकते। बहरहाल मैं समझ गया हूँ तुम राजा के आदमी हो। अब तुम यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। जैसा अशर राजा के पहले आदमियों का हुआ है वैसा ही अशर तुम्हारा होगा। राजा ने पिस्तौल का फायर कर दिया। अंबर के सीने में गोली लगी और लगकर फर्श पर गिर पड़ी। राजकुमार गोली की आवाज़ सुनकर अंदर आने लगा तो अंबर ने चीख कर कहा, खबरदार, अंदर मत आना, जरा हट कर खड़े रहो। राजकुमार जल्दी से परे हट गया।
मारिया ने कहका लगाकर कहा, सच सच बता दो कि तुम कौन हो। राजा ने जो एक ऐसी औरत के कहके की आवाज़ सुनी जो उसे नजर ही नहीं आ रही थी तो वो बड़ा हैरान हुआ। मारिया ने पीछे से आकर राजा के हाथ पर जोर से हाथ मारा। उसका पिस्तौल छूटकर दूर जा गिरा। अंबर ने पिस्तौल उठाने की बिल्कुल कोशिश न की। राजा ने आगे बढ़कर पिस्तौल उठाना चाहा तो मारिया ने पीछे से आकर उसे धक्का दे दिया। वो लुढ़कता हुआ दूर जा गिरा। राजा बड़े परेशान था कि उसे कौन धक्के दे रहा है। अंबर आराम से खड़ा था। राजा उठने लगा तो मारिया ने पिस्तौल उठा लिया। देखते ही देखते पिस्तौल फर्श पर से गायब हो गया। राजा के हाथों के तोते उड़ गए। घबरा गया, समझ गया कि जादूगरों के पास फंस गया है। इतने में मारिया ने पिस्तौल की गोली चला दी। गोली राजा के पांव के पास फर्श पर लगी। वो उछला। अंबर ने कहा, मारिया इसको खत्म कर दो, मैं भी यही चाहती हूँ। राजा बौखला गया। उसे और तो कुछ न सूझा, दौड़कर खिड़की में से बाहर कूद गया। वो ये भूल ही गया था कि वो 3 मंजिलों से नीचे कूद रहा है। सच है, जब मुसीबत आती है तो आदमी की अकल काम नहीं करती। नीचे गली में गिरते ही उसकी हड्डी पसली एक हो गई। अंबर लपक कर नीचे आया। झुक कर देखा तो नजूमी का कपड़ा खुल गया था और दाढ़ी जो नकली थी वो उतर चुकी थी। अरे ये तो राजा है। मारिया ने कहा, जल्दी से ऊपर आ जाओ। अंबर और मारिया ऊपर कमरे में आ गए। आते ही उन्होंने राजकुमार और बड़ी रानी को यह खुशखबरी सुनाई कि राजा मर चुका है। अब सारी जायदाद और गद्दी तुम्हारी है। तुम लोग जिस वक्त चाहो जाकर कब्जा कर सकते हो। राजा की लाश उठाकर पुलिस ले गई। दूसरे रोज अखबारों में खबर छपी कि राजा एक होटल की गली में मुर्दा पाए गए। ख्याल है कि किसी ने उन्हें डंडे मार मार कर हलाक कर दिया है, क्योंकि उनके सर की हड्डी टूटी हुई थी। 3 रोज बाद गद्दी पर राजकुमार और बड़ी रानी ने कब्जा कर लिया। अब अंबर और मारिया उनसे रुखसत होकर वापस रॉयल होटल में आ गए और सोचने लगे कि नाग के साथ क्या गुजरी जो वो अभी तक नहीं पहुंचा। मेरा ख्याल है अंबर वो जरूर किसी मुसीबत में फंस गया, नहीं तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि संग्राम को मौत के मुंह में पहुंचाने के बाद वो सीधा यहाँ ना आता। अंबर बोला, तुम्हारा ख्याल दुरुस्त मालूम होता है, फिर तुम्हारा क्या ख्याल है? मारिया ने कहा, मेरा तो ख्याल है कि हमें पहाड़ पर चलकर खुद नाग को तलाश करना चाहिए। अंबर ने कहा, अगर ये बात है तो फिर तुम इसी होटल में ठहरो, मैं खुद जाकर उसे तलाश करने की कोशिश करता हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी नाग के साथ ही गायब हो जाओ और मैं यहाँ अकेली रह जाऊँ। अंबर ने कहा, नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। तो मेरा इंतज़ार करना, मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊँगा, जैसे तुम्हारी मर्जी। रात आराम करने के बाद अगले रोज सुबह अंबर ने गर्म कपड़े पे साथ लिए और एलोरा पहाड़ की तरफ रवाना हो गया। वो एक टैक्सी कार में सफ़र कर रहा था। मारिया पीछे रह गई थी। अंबर ने होटल की काउंटर गर्ल को बताया था कि वो कुछ रोज़ के लिए पहाड़ पर जा रहा है और इस दौरान में कमरा बंद रहेगा और किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं होगी। लड़की ने कहा, मगर जनाब, सफाई वगैरह का क्या होगा? आखिर कमरे की सफाई भी तो करनी होती है। अंबर ने कहा, हरगिज़ नहीं, कमरे की सफाई का कोई ज़रूरत नहीं, मैं 2-1 रोज़ में वापस आ रहा हूँ। ठीक है जनाब। पहाड़ पर पहुंचकर अंबर ने पाइन होटल में कमरा ले लिया। जाते ही उसने गर्म पानी से गुस्ल किया, खाना खाया और कपड़े बदलकर एलोरा पहाड़ी शहर की सड़कों पर घूम फिर कर नाग की तलाश शुरू कर दी। मगर इस तरह नाग को तलाश करना बेफायदा था, क्योंकि वहाँ कोई भी नाग के बारे में कुछ नहीं जानता था और फिर नाग किसी होटल में भी नहीं ठहरा था। सारा दिन अंबर सड़कों पर इधर उधर तलाश करता फिरा। शाम को थक हार कर कमरे में आकर लेट गया। रात के खाने के लिए वो नीचे डाइनिंग हॉल में आया तो वहाँ शहर के कुछ लोग जमा थे। अंबर ने देखा कुछ लोग एक जगह ताश खेल रहे थे। अंबर अकेला ही मेज़ पर बैठा था। एक आदमी ने आकर कहा, अगर बुरा ना माने तो क्या आप हमारे साथ ताश खेलना पसंद करेंगे? अंबर भी बड़ा बोर हो रहा था। बोला, शुक्रिया शुक्रिया, मैं ज़रूर पसंद करूँगा। अंबर उनके साथ बैठकर ताश खेलने लगा। बातों बातों में उन्होंने अंबर से पूछा, माफ़ कीजिएगा, आपको पहले कभी नहीं देखा यहाँ। क्या आप पहाड़ पर मौसम का मज़ा लेने आए या किसी कारोबारी काम की वजह से? अंबर ने सोचा, क्यों ना इन लोगों से नाग के बारे में पूछा जाए, शायद ये कुछ बता दें। अंबर ने कहा, असल में मेरा एक छोटा भाई यहाँ आया था, उसके बाद उसकी कोई खबर नहीं मिली कि वो कहाँ गया। मैं उसी के तलाश में आया हूँ। एक आदमी ने कहा, उसका हुलिया क्या था? अंबर ने कहा, मेरे पास उसकी एक तस्वीर मौजूद है। और अंबर ने तस्वीर निकाल कर उनके सामने रख दी। इत्तफाक से उन लोगों में वो नेक दिल आदमी भी बैठा था जिसने बेहोश नाग को अपनी गाड़ी में डालकर बसों के अड्डे तक पहुँचाया था। उसने नाग की तस्वीर को देखते हुए उसे पहचान लिया। अरे, इसको तो मैं जानता हूँ। अंबर ने जल्दी से पूछा, आपने उसे देखा है? वो आदमी बोला, कुछ दिन हुए मैं पहाड़ के ऊपर वाली सड़क से गुजर रहा था कि एक बूढ़े स्याफाम दुबले पतले आदमी ने पीछे से आवाज़ देकर रोका। मैं मुड़ा तो उस आदमी ने एक नौजवान को ज़मीन पर लेटा रखा था। वो नौजवान यही था जिसकी आपने तस्वीर दिखाई है। ये बेहोश था। वो बूढ़ा बोला कि ये मेरा बेटा है, इसे मिर्गी का दौरा पड़ गया है, मेरी मदद करो। मैं घर जाकर गाड़ी लाया और उसमें दोनों को बिठाकर बस के अड्डे पर छोड़ गया। फिर कुछ भी नहीं, मैं वापस आ गया। उसके बाद मैंने उस शख्स को कभी नहीं देखा। अंबर नाग के बारे में ये सुनकर परेशान हो गया कि एक स्याफाम किस्म का बूढ़ा उसे बेहोश करके कहीं ले जा रहा था। आखिर वो कौन था? अंबर सारी रात सोचता रहा। उस आदमी ने सपेरे का सिर्फ इतना हुलिया बताया था कि उस बूढ़े के कानों में सुराख थे और चांदी की बालियां पड़ी थी। अंबर ने सोचा कि वो शख्स कौन हो सकता है और वो नाग को बेहोश करके कहाँ ले जा रहा था। जाहिर है उसने नाग को कोई दवाई सुंघाकर बेहोश किया होगा। उसे इतनी मोहलत ही नहीं दी होगी कि नाग अपना बचाव कर सकता।
इससे साबित होता है कि वह बड़ा चालाक बूढ़ा होगा। दूसरा, उस बूढ़े को नाक की असलियत का पता होगा, वगरना किसी आम शख्स को क्या जरूरत पड़ी है कि वह नाक का बेहोश करने की मुसीबत मोल लेता फिरे। अगर ऐसी बात है तो फिर वो जरूर कोई सपेरा होगा। सपेरे के सिवा और कोई नहीं हो सकता। तो फिर यहाँ सपेरों को तलाश करके नाक के बारे में तफ्तीश करनी चाहिए। दूसरे रोज अंबर पहाड़ों के इर्द गिर्द सपेरों की तलाश में घूमता फिरा। उसे कोई सपेरा न मिला। आखिर थक हार कर वो एक जगह बैठा ही था कि उसे बीन बजाने की आवाज़ सुनाई दी। वो चौंका और बीन की आवाज़ पर चल पड़ा। थोड़ी दूर जाकर देखा कि एक बूढ़ा सपेरा बीन बजाकर बच्चों को खुश कर रहा है। अंबर भी उसके पास जाकर खड़ा हो गया। जब सपेरा बीन बजाकर फारिग हुआ तो बच्चों ने उसे कुछ पैसे दिए। फिर जब वो अकेला रह गया तो इधर उधर की बातों के बाद अंबर ने उससे पूछा कि क्या उसने किसी ऐसे सपेरे को भी देखा है जो सबसे ज़्यादा तजुर्बाकार हो और जिसे किसी ऐसे सांप की तलाश हो जिसको काबू में करके वो अमीर हो जाए। सपेरा बोला, बाबूजी, ऐसी बातें तो किसी कहानियां ही बनकर रह गई हैं। भला अब ऐसे सांप कहाँ जो इंसान बनकर हमारी तरह रहें। फिर भी कभी तुमने ऐसे किसी सपेरे का जिक्र सुना है जिसको इस किस्म के सांप वाले इंसानों की तलाश करने की फिक्र हो? सपेरे ने दिमाग पर जोर देकर कहा, हमारे कबीले में सावरकर नाम का एक ही सपेरा था जिसको हर वक्त इस किस्म की बातों की टोर रहती थी। कहाँ है वो सपेरा सावरकर? सुना था कई रोज वह यहाँ से चला गया। कहाँ? ये मालूम नहीं। कबीले वाले कहते थे कि उसे कोई जमीन में छुपा हुआ खजाना मिल गया और आजकल शायद वो बंबई शहर में मजे कर रहा होगा। खजाना? जी हाँ। इतना कहकर सपेरा चला गया। अंबर को काफी खोज मिल गया था। जाहिर है सावरकर सपेरे को नाग ही मिला था। यही वो बूढ़ा सपेरा है जिसने नाग को बेहोश करके किसी अमल से काबू में कर लिया है और उसकी मदद से जमीन के अंदर के खजाने हासिल कर रहा है। तो गोया अब उसे बंबई जाना पड़ेगा। उसने उसी वक्त सामान बांधा और नागपुर आ गया। सारी बातें मारिया को बयान की और दूसरे रोज हवाई जहाज में सवार होकर बंबई की तरफ रवाना हो गया। सपेरे ने बंबई शहर में समंदर के किनारे अपना दफ्तर बना लिया था। बड़ा शानदार दफ्तर था जिसमें शीशे लगे थे। नाग को उसने अंगूठी में काबू कर रखा था। उससे हर दूसरे महीने वो खजाने की दौलत मंगवा लेता और ऐश करता था। कितने लोग उसने नौकर रखे हुए थे। उसकी एक और सेक्रेटरी मिस कैटी थी। उधर अंबर भी बंबई की बंदरगाह पर पहुंच गया। हवाई अड्डे से वो सीधा शहर के अंदर एक शानदार होटल में पहुंचा। वहां एक कमरा किराए पर लिया और शहर की सैर को निकल खड़ा हुआ। अंबर को इतना मालूम हो गया था कि सपेरे का नाम सावरकर है, लेकिन मुसीबत यह थी कि सपेरे ने यहाँ अपना नाम एस मुखर्जी रखा हुआ था। होटल में वापस आकर सबसे पहला काम अंबर ने यह किया कि मैनेजर से पूछा कि शहर में सावरकर नाम का कोई कारोबारी आदमी रहता है। मैनेजर ने हंसकर कहा, मिस्टर, ये एक बहुत बड़ा शहर है। यहाँ हजारों सावरकर नाम के लोग रहते हैं। तुम कैसे उसको तलाश कर सकोगे? ये बताओ कि वो काम क्या करता है। अंबर ने कहा, सुना है कि कोई आला कारोबार करता है, अमीर आदमी है। अंबर को मालूम था कि सपेरे ने नाव की मदद से काफ़ी दौलत हासिल कर ली होगी और बड़े ठाठ से ज़िंदगी बसर कर रहा होगा। मैनेजर ने कुछ सोचकर कहा, उसके लिए बेहतर है कि ये हम टेलीफोन डायरेक्टरी में देखते हैं कि सावरकर नाम की कोई कंपनी है। मैनेजर ने डायरेक्टरी देखना शुरू कर दी। आखिर तंग आकर बोला, मिस्टर, ये किताब तुम ले जाओ और कमरे में बैठकर देखो कि सावरकर नाम की कोई कंपनी है। अगर है तो कहाँ है? ठीक है, शुक्रिया। अंबर किताब लेकर कमरे में आ गया। सारा दिन वो किताब पढ़ता रहा। सावरकर नाम की कोई फर्म नहीं थी, सिर्फ एक फर्म थी जिसका नाम एस मुखर्जी लिखा था। अंबर ने सोचा कि यहाँ फ़ोन करके पता करते हैं। उसने फ़ोन किया तो दूसरी तरफ से सेक्रेटरी कैटी बोली, हेलो, एस मुखर्जी एंड कंपनी। देखें मोहतरमा, ये बताएं कि क्या इस कंपनी के मालिक का नाम सावरकर है? जी हाँ, मगर आप क्यों पूछ रहे हैं? अंबर को सिर्फ इतना ही मालूम करना था। उसने कैटी को कोई जवाब ना दिया और टेलीफोन बंद कर दिया। उसने पता देखा, एस मुखर्जी नाम की फर्म का दफ्तर समंदर के किनारे था। अंबर वहां पहुंच गया। ये फर्म बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने का ठेका लेती थी। अंबर ने सीधा अंदर जाकर सेक्रेटरी कैटी से मुलाकात की और कहा, मोहतरमा, मेरा नाम गुल खान है, मैं पेशावर से आया हूँ। मैं अपने शहर में एक कमर्शियल बिल्डिंग बनाना चाहता हूँ। मिस कैटी ने कहा, आप मैनेजर साहब से जाकर मिल लें। उसने फ़ोन करके मैनेजर को बताया कि एक ग्राहक पेशावर से आया है। उसने कहा, अंदर भेज दो। अंबर ने मैनेजर से जाकर हाथ मिलाया। उसने बड़ी इज्जत से बिठाया और चाय मंगवाई। अंबर ने वही बात दोहराई कि वो पेशावर में एक इमारत बनवाना चाहता है। इधर उधर की बातें होती रहीं। इस दौरान में अंबर ने मालूम कर लिया कि मालिक का नाम सावरकर है और उसने अभी अभी लाखों रुपए का कारोबार शुरू किया है और वो खुद वहाँ से 10 मील दूर समंदर किनारे खूबसूरत बंगले में रहता है। अंबर को यकीन था कि ये सावरकर वही सपेरा है जिसने किसी तरह से नाग को काबू में कर रखा है। उसने मैनेजर से कहा कि आपके सावरकर साहब दुबले पतले से सांवले हैं? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं। कहते हैं उन्हें विरसे में लाखों की जायदाद मिली थी। बहुत खूब, अच्छा, तो मैं फिर हाजिर हूँगा। ज़रूर, हम हर खिदमत के लिए हाजिर हैं, शुक्रिया। अंबर दफ्तर से निकलकर बाहर आ गया, टैक्सी में बैठा और जो पता मैनेजर ने बताया था उस तरफ रवाना हो गया। 10-12 मील समंदर किनारे सड़क पर सफ़र करने के बाद उसे दूर पहाड़ी पर एक सफ़ेद बंगला नजर आया। ड्राइवर, गाड़ी उस बंगले की तरफ ले चलो। ठीक है साहब। थोड़ी देर बाद अंबर सावरकर के बंगले से थोड़ी दूर गाड़ी से उतर रहा था। उसने टैक्सी वाले को किराया देकर रुखसत कर दिया। अकेला एक दरख्त के पीछे खड़े होकर बंगले के बाग को तकने लगा। बाग में हरी भरी घास में धूप खुली थी और 2-3 आराम कुर्सियां रखी थी। इतने में एक औरत हाथ में ट्रे ले आई और मेज पर शरबत का गिलास रखकर चली गई।
اس کے جانے کے بعد ایک دبلا پتلا سفید سوٹ والا سانولا سا آدمی کمرے سے نکل کر باغ میں آیا اور آرام کرسی پر بیٹھ کر شربت پینے لگا۔ امبر نے اسے غور سے دیکھا اور سمجھ گیا کہ یہی وہ سپیرا ہے۔ سوچنے لگا اب اس سے ملاقات کیسے کی جائے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ کوٹھی کے دروازے پر آیا اور گھنٹی بجائی۔ گھنٹی کی آواز پر ایک وردی والا نوکر بھاگتا ہوا گیٹ پر آیا۔ کس سے ملنا ہے؟ ساورکر صاحب سے ملنے حاضر ہوا ہوں، تشریف لائیے۔ نوکر امبر کو لے کر باغ میں آ گیا۔ آپ سے ملیے۔ امبر نے ساورکر کو سلام کیا۔ ساورکر نے نوکر کو رخصت کرتے ہوئے امبر کو سر سے لے کر پاؤں تک غور سے دیکھا اور بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ فرمائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ امبر نے کہا جناب کی بہت تعریف سنی تھی، خیال ہے کہ پشاور شہر میں ایک شاندار تجارتی عمارت آپ کی فرم سے بنواؤں۔ سپیرے نے کہا تو پھر اس کے لیے آپ کو میرے مینیجر صاحب سے ملنا چاہیے تھا۔ جی وہ تو میں مل چکا ہوں، اس وقت تو میں صرف آپ سے ملنے آیا ہوں۔ سپیرے کا لہجہ دیہاتی اور ان پڑھ لوگوں جیسا تھا۔ کہنے لگا معاف کیجیے گا، میرا وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے، آپ پھر کسی وقت تشریف لائیں۔ امبر نے کہا مجھے افسوس ہے کہ میں نے آپ کو پریشان کیا۔ سپیرے نے کہا پریشان تو میں پہلے ہی تھا، مگر آپ نے آ کر زیادہ پریشان کر دیا۔ خیریت تو ہے، آپ پریشان کیوں تھے؟ سپیرے نے کہا میری بیوی سخت بیمار ہے، ابھی ابھی اس کے پاس سے اٹھ کر آ رہا ہوں۔ ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں، اسے کہاں جا کر دکھاؤں۔ امبر دل میں بڑا خوش ہوا کہ اس شخص سے دوستی کرنے کا طریقہ اپنے آپ نکل آیا ہے۔ اس نے کہا ایسی کون سی بیماری ہے کہ جس کا علاج ڈاکٹر بھی نہیں کر سکتے؟ کیا میں بھابھی صاحبہ کو ایک نظر دیکھ سکتا ہوں؟ سپیرے نے کہا کہ آپ بیماروں کا علاج کر لیتے ہیں؟ امبر بولا میرے پاس کچھ باپ داداؤں کے وقتوں کے نسخے ہیں، میرے والد صاحب دوائیوں کا کام کرتے تھے، میں بھی ایک عرصے تک جڑی بوٹیوں کا کاروبار کرتا رہا ہوں۔ بہت خوب، خدا کے کرے کہ میری بیوی آپ کے ہاتھوں اچھی ہو جائے، میں آپ کو منہ مانگا انعام دوں گا۔ سپیرا امبر کو لے کر بیوی کے کمرے میں آ گیا۔ امبر نے دیکھا کہ نہایت شاندار پلنگ پر ایک کالی موٹی عورت بڑا قیمتی کمبل اوڑے لیٹی تھی۔ میز پر دوائیوں کی بے شمار شیشیاں رکھی ہوئی تھیں۔ امبر نے جاتے ہی سپیرے کی بیوی کے چہرے کو غور سے دیکھا، پھر نبض دیکھی اور پوچھا رات کو نیند کم آتی ہے؟ ہاں کم آتی ہے۔ بھوک آدھی رات کو محسوس ہوتی ہے؟ ہاں آدھی رات کو بڑی بھوک لگتی ہے۔ دوپہر کو بخار تیز ہو جاتا ہے نا؟ جی ہاں دوپہر کو بخار تیز ہو جاتا ہے۔ امبر کی ساری باتیں ٹھیک نکل رہی تھی۔ سپیرا ساورکر بڑا حیران ہوا کہ امبر اس کی بیوی سے جو پوچھ رہا تھا سچ نکل رہا تھا۔ اس نے کہا بھائی میری بیوی کو اچھا کر دو، میں تمہارا منہ موتیوں سے بھر دوں گا۔ دنیا میں یہی ایک میرا ساتھی ہے، اس کے بعد تو مجھے ہر طرف اندھیرا دکھائی دیتا ہے۔ امبر نے کہا ساورکر صاحب آپ کے پاس تو کروڑوں روپے کی دولت ہے، آپ کو غمگین ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ساورکر نے کہا میری دولت کس کام کی اگر میری بیوی زندہ نہ رہی؟ میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی کو کچھ ہو جائے۔ امبر نے کہا فکر نہ کرو بھائی، میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کی بیگم صاحبہ جلدی سے جلد اچھی ہو جائے۔ پھر اس نے کہا اس وقت شیشم کے پتے، آلوچے کے بیج، تربوزے کا چھلکا اور 2 پیاز لے آئے۔ بھلا وہاں کس چیز کی کمی تھی؟ ساورکر سپیرے نے اشارہ کیا، اسی وقت یہ ساری چیزیں لا کر امبر کے سامنے رکھ دی گئیں۔ امبر نے دوسرے کمرے میں جا کر اپنی نگرانی میں انہیں پسوایا، پھر دیچکے میں ڈلوا کر جوش دلایا، پھر ٹھنڈا کر کے اس کی ایک خوراک سپیرے کی بیوی کو پلا دی۔ تھوڑی دیر بعد دوسری خوراک پلا دی گئی۔ آدھے گھنٹے بعد سپیرے کی بیوی کا بخار جاتا رہا، جسم بالکل ٹھیک ہو گیا اور وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سپیرا بے حد خوش ہوا۔ امبر جانے لگا تو وہ بولا خدا کے لیے تم ابھی نہ جاؤ بھائی، ابھی میرے پاس ہی رہو، جب تک میری بیوی اچھی نہیں ہو جاتی تو تم میرے پاس ہی رہو، میری آدھی کوٹھی میں تم اپنے آرام سے رہو۔ اس کے ساتھ سپیرے نے 10,000 روپے کا چیک کاٹ کر امبر کو دے دیا۔ یہ تمہارا انعام ہے، تمہاری فیس اس وقت ادا کر دوں گا جب میری بیوی بالکل ٹھیک ٹھاک ہو کر چلنے پھرنے لگے گی۔ امبر نے کہا میرے لیے چیک کوئی اہمیت نہیں رکھتا، میں تو چاہتا ہوں کہ آپ کی بیوی اچھی ہو جائے، بس یہی میرا سب سے بڑا انعام ہے۔ سپیرا بڑا خوش ہوا۔ امبر جان بوجھ کر ایسی باتیں کر رہا تھا تاکہ سپیرے کے دل میں اپنے لیے جگہ پیدا کر سکے۔ سپیرا بولا بھائی گل، میں تمہارے اس خلوص سے بڑا متاثر ہوا ہوں، میری خواہش ہے کہ تم میرے ساتھ اسی کوٹھی میں کچھ دن بسر کرو، یہ میں تم سے درخواست کروں گا۔ امبر اور کیا چاہتا تھا بولا اگر آپ کی اتنی زبردست خواہش ہے تو میں اسے کیسے ٹکرا سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے میں کچھ روز کے لیے آپ کے پاس ٹھہر جاؤں گا۔ امبر نے سپیرے کی کوٹھی میں رہائش اختیار کر لی۔ ایک کمرہ اسے دے دیا گیا جس کی کھڑکی جنگل کی طرف کھلتی تھی۔ سپیرے کی بیوی بالکل ٹھیک ہو گئی تھی۔ سپیرا ہر روز امبر کے ساتھ سیر کرنے جاتا، کھانا بھی اسی کے ساتھ کھاتا۔ ایک روز امبر نے کہا آپ بڑے نرم دل ہیں، معلوم ہوتا ہے آپ نے زندگی میں بڑی بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ سپیرا مسکرایا بھائی گل، میں نے ایک غریب خاندان سے ترقی کرتے کرتے جگہ حاصل کی ہے۔ امبر بولا بڑی ہمت ہے آپ کی۔ پھر سپیرے کی انگلی کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ انگوٹھی بڑی خوبصورت ہے، یہ سبز نگینہ آپ نے کہاں سے لیا تھا؟ سپیرے نے کہا یہ میرے ایک دوست نے مجھے تحفہ دیا تھا۔ امبر کو بھی انگوٹھی پر کوئی شک نہیں پڑا اور سپیرے نے بھی ویسے ہی بے نیازی سے جواب دیا تھا۔ ایک روز ایسا اتفاق ہوا کہ ہم دونوں کوٹھی کے لان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے کہ اچانک جھاڑیوں میں سے ایک سیاہ رنگ کا سانپ نکل کر سامنے آ گیا۔ اس نے پھن اٹھا رکھا تھا اور امبر کی طرف گھور گھور کر دیکھ رہا تھا۔ امبر یوں ہی گھبرا گیا۔ سپیرے نے کہا گھبراؤ نہیں گل، یہ سانپ بچ کر نہیں جا سکتا، تم اپنی جگہ سے بالکل نہ ہلنا۔ سپیرے کو کیا معلوم تھا کہ امبر کو سانپ اگر کاٹ بھی لے تو اسے کچھ نہیں ہوگا، اور ایسا ہی ہوا۔ سپیرا ابھی کچھ منتر پڑھ کر سانپ کے آگے کپڑا کر رہا تھا کہ سانپ نے زور سے پھن مار کر امبر کے پاؤں پر ڈس دیا۔ امبر جھوٹ موٹ ہائی کر کے اپنے پاؤں کو دبانے لگا۔ سپیرا بڑا پریشان ہوا، اس نے سانپ کو گردن سے پکڑ کر مروڑ ڈالا اور پھر جلدی سے امبر کے پاؤں کو دیکھنے لگا۔ زہریلا سانپ تھا، سنگ جھوٹ تھا، فکر نہ کرو، ابھی دم کرتا ہوں، مجھے سارا کام آتا ہے۔
उसने उसी वक्त अंबर के पांव और टांग पर कस कर कपड़ा बांध दिया और मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। अंबर झूठ मूठ हाय हाय कर रहा था, फिर बोला अब आराम आ गया है। सपेरे ने खुश होकर कहा मेरा मंत्र कभी झूठा नहीं होता। अंबर ने कहा मालूम होता है आपको सांपों का बड़ा तजुर्बा है। अंबर अब ये मालूम करना चाहता था कि ये शख्स सचमुच सपेरा ही है। सपेरे ने कहा मैंने 10 साल जंगलों में सांपों के साथ बसर किए हैं। असल में मुझे बड़ा शौक था सांपों को पकड़ने का, अब मैंने ये काम छोड़ दिया है। सपेरे ने अंबर की टांग से कपड़ा खोल दिया। उसने जो जख्म देखा तो कुछ हैरान हुआ, क्योंकि अंबर के पांव पर जहां सांप ने काटा था खून बिल्कुल नहीं निकला था, बल्कि उस जगह तो जख्म का निशान भी नहीं निकला था। हैरान होकर बोला मालूम होता है सांप ने बिल्कुल नहीं काटा। अंबर जल्दी से बोला नहीं तो सांप ने काटा था, फिर यहाँ जख्म क्यों नहीं हुआ। अंबर कुछ घबरा गया, वो सवेरे पर अपना राज जाहिर नहीं करना चाहता था। बोला शायद मेरा वहम था, सांप ने मालूम होता है नहीं काटा। सपेरा कुछ परेशान सा हो गया, गर्दन खुजाते हुए कहने लगा लेकिन सांप ने मुंह तो मेरे सामने मारा था और ये नाग था, फन वाला नाग। ऐसा सांप जब मुंह मारता है तो काटे बगैर हरगिज नहीं रहता, फिर जख्म क्यों नहीं हुआ। जाहिर है उसका निशाना खता गया होगा, शायद वो काट नहीं सका, शायद। लेकिन सपेरे को कुछ शक सा हो गया था कि ये शख्स जो अपना नाम गुल खान बताता है कोई अजीब सा आदमी है। बहरहाल वो अंबर के साथ फिर उसी तरह घुल मिलकर बातें करने लगा। एक हफ्ता गुजर गया। एक रोज सपेरे ने कहा गुल भाई यहाँ जंगल में हिरन और तीतर का शिकार बहुत होता है, क्या ख्याल है किसी रोज शिकार पर न चला जाए। अंबर ने कहा अगर आपकी ख्वाहिश है तो किसी रोज चले चलते हैं, मैं भी घर में बैठे बैठे कुछ बोर हो गया हूँ, तो फिर चलो कल ही चले चलते हैं, यहाँ कौन सी देर है। दूसरे रोज शिकार पर रवाना हो गए। जंगल काफी बड़ा था और समंदर के साथ साथ दूर तक चला गया था। सपेरा और अंबर जीप पर बंदूकें लिए बैठे थे। सपेरा जीप चला रहा था, वो जंगल में शिकार करते काफी आगे निकल गए। उन्होंने एक हिरन मारा, कुछ बगले और मुर्गाबियां शिकार हुईं। दोपहर के बाद एक जगह वो खाना खाने बैठ गए। ये जगह जंगल में दरख्तों के दरमियान थी। अभी वो खाना खा ही रहे थे कि जंगल में किसी दरिंदे को आवाज आई। सपेरे ने कान लगा दिए, आवाज दोबारा आई तो सपेरे ने बंदूक उठाए हुए कहा मालूम होता है कोई रीछ है। इस जंगल में शेर तो नहीं है, लेकिन कभी कभी कोई रीछ इधर आ निकलता है। अंबर ने भी बंदूक संभाल ली और वो दरख्तों की ओट में हो गए। थोड़ी देर बाद एक स्याह काला ऊंचा लंबा खूंखार रीछ सामने आ गया। उसके लंबे लंबे नाखून बड़े तेज थे और छुरियों की तरह थे। सपेरे ने बंदूक चला दी, मगर वो कोई अच्छा निशानेबाज नहीं था, निशाना खता चला गया। रीछ ने बंदूक की आवाज सुनी तो गजबनाक हो गया। उसने सपेरे को दरख्त की ओट में देख लिया था। वो गुर्राता हुआ आया और सपेरे पर झपट पड़ा। ये हमला इस कदर तेजी से हुआ कि सपेरा संभल न सका। बंदूक उसके हाथ से गिर पड़ी और रीछ ने पीछे से आकर उसे अपनी बाहों में ले लिया। सपेरे ने चीख कर कहा गुल भाई मुझे बचाओ, गोली चला दो। मगर रीछ ने कुछ इस तरह से सपेरे को पकड़ रखा था कि अगर अंबर गोली चलाता तो वो सीधी सपेरे को जाकर लगती। उसने बंदूक फेंक दी और रीछ को गर्दन से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। सपेरा ये देखकर हैरान रह गया कि रीछ का लबाजी खाकर दूर जा गिरा। वो उठा और अब अंबर पर हमला कर दिया। अंबर ने बाजू आगे कर दिया। रीछ ने अंबर का बाजू अपने मुंह में लेकर चबाने की कोशिश की। उसे यूं लगा जैसे उसने अपना मुंह में पत्थर डाल लिया है। रीछ ने घबराकर बाजू छोड़ दिया। अंबर ने रीछ को टांगों से पकड़कर खींचा और उछालकर जमीन पर पटक दिया। रीछ बिलबिलाकर उठा और उसने अपने छुरियों जैसे तेज पंजों से अंबर के पेट को फाड़ने की कोशिश शुरू कर दी, मगर अंबर के पेट को कुछ नहीं हो रहा था। अंबर ने रीछ को गर्दन से पकड़कर दबाना शुरू कर दिया। रीछ की आंखें बाहर को निकल आईं और उसके हलक से खर-खर की आवाजें निकलने लगी। सपेरा हैरान खड़ा यह सारा तमाशा देख रहा था। उसने बंदूक उठाकर फायर करना चाहा। अंबर ने आवाज दी बंदूक नहीं चलाना। अंबर ने रीछ का गला उस वक्त छोड़ा जब वो मुर्दा होकर जमीन पर गिर पड़ा। सपेरे ने अंबर के जिस्म को देखना शुरू कर दिया। जख्म तो नहीं आए, बच गया हूं मालूम होता है, लेकिन हैरानी की बात है कि मेरे सामने रीछ ने तुम पर जबरदस्त हमले किए थे। उसने तेज नाखूनों से तुम्हारे पेट को फाड़ने की कोशिश की, मगर कमाल है कि तुम्हारे जिस्म पर एक भी खराश तक नहीं आई। उसकी क्या वजह है? अंबर ने सिर्फ इतना कहा खुदा जाने क्या बात है कि मुझे कोई जख्म नहीं आया। मगर सपेरा समझ गया कि यह कोई गैर मामूली इंसान है। सपेरा गुल खान यानी अंबर से ज्यादा दोस्ती करने लगा। वो अंबर से उसकी ताकत का राज मालूम करना चाहता था। दौलत उसके पास आ चुकी थी, मगर वो चाहता था कि सेहत भी ऐसी हासिल करे कि कभी मर ना सके। उधर अंबर भी इस टो में था कि किसी तरह उससे नाग का राज मालूम करे। एक रोज अंबर को साथ लेकर सपेरा अपने कमरे की बालकनी में बैठ गया और इधर उधर की बातें करने लगा। फिर अंबर से पूछ बैठा गुल भाई मालूम होता है तुम्हारे पास कोई ऐसा राज है जिसकी वजह से तुम पर ना तो सांप के कांटे का असर होता है और ना कोई जख्म लगता है। क्या तुम ये राज मुझे बताओगे? मैं इसके वजह तुम्हें इतना बड़ा खजाना दूंगा कि तुम हैरान रह जाओगे। खजाने का नाम सुनकर अंबर चौंका। खजाना सिवाय नाग के दूसरा कोई नहीं ला सकता था। अंबर समझ गया कि उसका अंदाजा बिल्कुल ठीक निकला। नाग जरूर इस शख्स के काबू कर रखा है और ये जात का सपेरा है। उसने कहा सावरकर भाई मैं राज तो तुम्हें जरूर बता दूंगा, मगर मुझे शक है कि तुम खजाना ना ला सकोगे। सपेरे ने उछलकर कहा अगर ऐसी बात है तो आज रात ही मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें खजाना दिखा दूंगा, फिर तो तुम मुझे अपना राज बता दोगे ना। अंबर ने देखा कि ये शख्स लालच में आकर खुद ब खुद ही फंस रहा है। बोला अगर तुम मुझे खजाना दिखा दो तो मैं तुम्हें अपनी सेहत और जिंदगी का कीमती राज बता दूंगा। सपेरे ने कहा लेकिन मैं खजाना सिर्फ दिखाऊंगा, खजाना दूंगा उस वक्त जब तुम मुझे अपना राज बता दोगे। तो मुझे मंजूर है, तो फिर अभी मेरे साथ आओ। सपेरे ने अंबर को साथ लिया और
जंगल के साथ साथ कार जाने वाली सड़क पर डाल दी। ये सड़क आगे जाकर एक खंडर की तरफ मुड़ गई जो समंदर के किनारे खड़ा था। सपेरे ने एक जगह गाड़ी रोक ली। अंबर को मालूम नहीं था कि सपेरे ने जाते हुए एक बड़ा ही जहरीला सांप अपनी जेब में रख लिया था कि अगर अंबर की नीयत खराब हो गई तो वो उस जहरीले सांप से उसे डसवा कर मरवा देगा। ये उसका ख्याल था। ये भी वहम उसके दिल में था कि हो सकता है अंबर पर सांप के कांटे का असर ना हो। वो दोनों खंडर में दाखिल हो गए। सपेरे ने अंबर को एक जगह खड़ा करते हुए कहा, तुम इसी जगह ठहरो, देखना हरगिज हरगिज मेरे पीछे आने की कोशिश न करना, नहीं तो सारा खजाना मट्टी में मिल जाएगा। अंबर समझ गया कि सपेरा अंदर जाकर कोई मंत्र पड़ेगा और शायद नाग को हाजिर करे। उसने उस लम्हे फैसला कर लिया कि वो सपेरे का पीछा करेगा। जो ही सपेरा खंडर में दाखिल हुआ, अंबर भी दबे पांव उसके पीछे पीछे चल पड़ा। खंडर के अंदर एक जगह गहरा गार था। सपेरा गार में चला गया। वहां अंधेरा था। सपेरे ने टार्च रोशन करके एक जगह पत्थर पर रखी और अंगूठी को घिस दिया। घिसने के साथ ही नाग फन उठाए हाजिर हो गया। सपेरे ने कहा, खजाना किस जगह है? नाग ने एक तरफ इशारा किया। नाग को अंबर की खुशबू आ रही थी। वो कुछ बेचैन सा होने लगा। सपेरे ने जो नाग को इधर उधर बल खाते देखा तो जल्दी से अंगूठी को पत्थर से रगड़ दिया। नाग गायब हो गया। अब उसने दीवार को उस जगह से हिलाया जहां नाग ने इशारा किया था। उसके मिलाने से दीवार की ईंटें गिर पड़ी। सपेरे ने टार्च की रोशनी डाली तो सामने दीवार में एक संदूक खुला पड़ा था जिसमें से हीरे जवाहरात के कीमती हार बाहर लटक रहे थे। सपेरे की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने वापस मुड़कर अंबर को देखा कि कहीं वो ताकुब तो नहीं कर रहा। अंबर जल्दी से बाहर निकल गया था। सपेरा उसे साथ लेकर अंदर आ गया और खजाना दिखाकर बोला, ये देख लिया खजाना? ये मैंने खास तौर पर यहाँ जमा कर रखा है कि अगर कभी कारोबार में मुझे नुकसान हुआ तो इस दौलत से अपना नुकसान पूरा कर लूंगा। अंबर ने खजाने को देखा और खामोश रहा। सपेरा बोला, अब बताओ, अगर तुम मुझे अपनी जिंदगी का कीमती राज बता दोगे तो ये खजाना सारे का सारा तुम्हें दे दूंगा। अंबर ने कहा, पहले ये बताओ कि तुमने जिस सांप को हाजिर किया था वो कौन था? इस सवाल पर सपेरे ने चौंक कर अंबर को देखा। तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैंने सांप को हाजिर किया था? अंबर ने कहा, सुनो सपेरे, अब ज्यादा बनने की कोशिश मत करो। मुझे मालूम है कि तुमने एक ऐसे नाग को काबू कर रखा है जो मेरा भाई है। मैं उसी की तलाश में घर से निकला था और मैंने उसे पा लिया है। अगर तुमने मुझे ये राज ना बताया तुम नाग को किस तरह हाजिर करते हो तो मैं तुम्हें इसी जगह हलाक करके मट्टी में दफन कर दूंगा। सपेरा घबरा गया। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम ठीक कह रहा हूँ, जल्दी बताओ तुमने नाग को किस जगह काबू किया है और तुम उसे किस तरह हाजिर करते हो। मैं जानता हूँ तुम एक मामूली सपेरे हो और नाग की दौलत पर ऐश कर रहे हो। सपेरा समझ गया कि राज फाश हो गया है। उसने झट जेब से जहरीला सांप निकाला और अंबर पर उछाल दिया। अंबर जरा पीछे हटा। सांप उसकी गर्दन पर गिरा और उसने दोबारा अंबर की गर्दन पर काटा, मगर अंबर पर कुछ असर न हुआ। अंबर ने सांप को हाथ से झाड़ा तो वो उछलकर सपेरे की गर्दन से चिमट गया। चिमटते ही सांप ने सपेरे की गर्दन पर भी काट दिया। सपेरा चक्कर खाकर गिरा। सांप का जहर इतना खतरनाक था कि सपेरे की गर्दन की रगें बंद हो गईं। उसका गला खुश्क हो गया और एक लफ्ज भी मुंह से ना निकल सका। वो मंत्र भी न पढ़ सका। अंबर उस पर झुक गया। बताओ, नाग को तुमने कहाँ कैद कर रखा है? तुम उसे कैसे बुलाते हो? मगर सपेरा मर रहा था। जहर ने अपना असर कर दिया था। सपेरा एड़ियां रगड़ रहा था। उसके मुंह से कोई आवाज ना निकल रही थी और देखते ही देखते उसने अंगूठी वाला बाजू खड़ा किया और फिर नीचे गिर पड़ा। सपेरा मर चुका था। अंबर परेशान होकर परे हट गया। या खुदा, ये क्या हुआ? कमबख्त नाग का राज बताए बगैर मर ही गया। अब क्या करूं? अंबर को जरा भी ख्याल ना आया कि सपेरे ने मरते वक्त अपना अंगूठी वाला हाथ क्यों बुलंद किया था। वो अंबर को बताना चाहता था कि उस अंगूठी में नाग का राज है, मगर अंबर को कोई ख्याल ना आया। वो यही समझ रहा था कि सपेरा कोई मंत्र पढ़कर नाग को हाजिर करता है। वो उससे मंत्र ही पूछता रहा और सपेरा मर गया। हमेशा के लिए खामोश हो गया। अंबर के लिए वो सारी दौलत और खजाना बेकार था। उसने सपेरे की लाश को उसी जगह रहने दिया। खजाने में से जवाहरात का एक हार निकालकर जेब में डाला ताकि खर्च पूरा होता रहे और कार में बैठकर वापस रवाना हो गया। यह किस्मत का अजीब चक्कर था कि अंबर अपने भाई नाग की जिंदगी का सबसे बड़ा राज उस खंडर में छोड़कर वापस जा रहा था। उसके दिल में जरा सा वहम भी न हुआ कि वो सपेरे के हाथ से अंगूठी उतार ले। शहर में आकर उसने कार एक पार्क में खड़ी की और सीधा होटल चला गया। अपना सामान उठाया और हवाई अड्डे पर आकर बैठ गया। कोई 1 घंटे बाद नागपुर जाने वाला जहाज आया और वो उसमें सवार होकर वापस मारिया के पास पहुंच गया। मारिया का कमरा इसी तरह बंद था। होटल के काउंटर गर्ल ने बताया कि जनाब, हमने आपके हुक्म के मुताबिक कमरे में बिल्कुल सफाई नहीं की। अगर आप आज ना आते तो कल हम ताला तोड़कर अंदर सफाई करवाने वाले थे, क्योंकि इससे ज्यादा देर तक हम कमरा बंद नहीं रख सकते। ठीक है, अब मैं आ गया हूँ। थोड़ी देर बाद किसी आदमी को भिजवा दें कि सफाई कर जाए। बहुत अच्छा। अंबर ताला खोलकर कमरे में आ गया। कमरे में सफाई वगैरह बिल्कुल नहीं हुई थी। अंबर का ख्याल था कि पीछे मारिया को छोड़ गया है, वो जरूर झाड़ पोंछ करती रही होगी, मगर ऐसा नहीं हुआ था। मेज कुर्सियों पर गर्द जमी हुई थी। उसने आहिस्ता से मारिया को आवाजें दी, कोई जवाब ना आया। बड़ा परेशान हुआ। दूसरे कमरे में जाकर देखा, गुसलखाना देखा, फिर आवाजें दी, बाहर बालकनी में जाकर देखा, मगर मारिया कहीं भी नहीं थी। अंबर सर पकड़कर बैठ गया। वो किसी से पूछ भी नहीं सकता था कि मारिया को वो छोड़ गया था कि कहाँ चली गई। वो इतने में सफाई करने वाला आ गया और सफाई करने लगा। अंबर ने यूं ही उससे पूछा, तुमने कभी यहाँ कोई आवाज तो नहीं सुनी थी? नौकर ने कहा, जनाब क्या अर्ज करूं, कल शाम मेरे साथ ऐसा हुआ कि इस कमरे के करीब से गुजर रहा था कि दरवाजा अपने आप खुला फिर बंद हो गया। मैं तो डर कर भाग गया। मैनेजर को जाकर बताया।
उसे साथ लेकर आया मगर देखा कि दरवाज़ा बंद था और ताला लगा था। सब मेरा मजाक उड़ाने लगे मगर साफ कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने उन आंखों से दरवाज़ा खुद बहुत खुलते और फिर अपने आप बंद होते देखा था। अंबर गहरी सोच में पड़ गया। नौकर चला गया तो अंबर ने सोचा कि नौकर ठीक कहता है, मारिया ज़रूर किसी काम से गई हुई है। मगर नौकर तो कहता है कि कल शाम दरवाज़ा अपने आप खुला था। इसका मतलब ये हुआ कि कल शाम मारिया कमरे से निकली थी और अब तक वापस नहीं आई। वो कहाँ चली गई थी? अंबर सारी रात परेशान रहा और देर तक जागता रहा। इंतज़ार करता रहा कि शायद मारिया वापस आ जाए, मगर मारिया वापस ना आई। अंबर अभी इस होटल को छोड़ना नहीं चाहता था क्योंकि यही एक मिलने की जगह थी। उसे यकीन था कि अगर मारिया वापस आती तो इसी होटल में वापस आएगी। अब ज़रा ये भी सुनिए कि मारिया के साथ क्या हुआ। अंबर के आने से एक रोज़ पहले शाम के वक्त मारिया कमरे में बैठे बैठे सख्त बोर हो गई। उसने सोचा कि शहर की सैर करनी चाहिए। चुनाचे चुपकी से दरवाजे में चाबी लगाकर उसने दरवाज़ा खोला और बाहर आ गई। बाहर आते ही उसकी नज़र एक नौकर पर पड़ी जो फटी फटी आंखों से दरवाजे को अपने आप बंद होते और ताले में चाबी लगते देख रहा था। मारिया ने आहिस्ता से अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया। नौकर ने जब दरवाज़ा बंद होते देखा तो वो डर कर भाग गया। मारिया चुपके से होटल की सीढ़ियाँ उतरकर नीचे हाल कमरे में आ गई। यहाँ लोग बैठे खाना वगैरह खा रहे थे, कुछ कॉफ़ी पी रहे थे और बातें कर रहे थे। बड़ी रौनक थी। मारिया का दिल कुछ बहल गया। यहाँ से निकलकर वो होटल से बाहर आ गई। इत्तेफाक से बाहर एक बड़ी खूबसूरत बस खड़ी थी। मारिया ने सोचा क्यों ना उस बस में सवार होकर ज़रा शहर की सैर की जाए। वो बस में सवार हो गई। उसमें रश बिल्कुल नहीं था। वो अगली सीट पर बैठ गई। ड्राइवर आकर साथ वाली सीट पर बैठ गया। उसके वहम में भी ये बात कभी नहीं आ सकती थी कि उसके साथ वाली सीट पर एक ऐसी औरत बैठी है जो उसे रात को तो क्या खैर क्या नजर आती मगर दिन को भी नजर नहीं आएगी। बस रवाना हो गई। बड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मारिया बड़ी खुश हो रही थी। बस हवाई अड्डे पर जाकर रुक गई। मारिया भी दूसरी सवारियों के साथ नीचे उतर आई। उसे कोई देख तो सकता नहीं था, वो किसी को नजर भी नहीं आ सकती थी। उसने देखा कि दूर सामने एक सुर्ख और नीले रंग का बड़ा दिलकश हवाई जहाज खड़ा था। मारिया ने सोचा कि जरा जहाज के अंदर जाकर भी सैर की जाए और कुछ नहीं तो जहाज वालों की खट्टी मीठी गोलियां ही उड़ाकर लाई जाएं। मारिया गेट में से हवाई अड्डे में आ गई। उसे किसी ने भी ना पूछा, हालांकि दूसरे मुसाफिरों की जबरदस्त चेकिंग हो रही थी। मारिया हवाई जहाज के पास आकर उसे देखने लगी। बड़ा खूबसूरत जहाज था और काफी बड़ा था। सीढ़ी लगी थी। नीचे सीढ़ी के पास दो आदमी खड़े मुसाफिरों का टिकट चेक कर रहे थे। ऊपर दो एयर होस्टेस खड़ी मुस्कुरा मुस्कुरा कर मुसाफिरों को खुश आमदीद कह रही थी। मारिया बड़े आराम से दोनों चेकिंग करने वालों के आगे से होकर सीढ़ी चढ़ने लगी। उसे बड़ा मजा आता था जब वो इस तरह गुजर जाती और कोई उसे न पूछता, मगर उसे अफसोस हुआ जबकि ऊपर एयर होस्टेसों ने उसे खुश आमदीद मुस्कुरा कर ना कहा, क्योंकि उन्हें तो मारिया नजर ही नहीं आती थी। बहरहाल मारिया जहाज में आ गई। जहाज अंदर से खूबसूरत और आरामदेह था। सीटों पर गदीले पड़े थे। मेज़ों पर अंग्रेजी रिसाले भी थे। मुसाफिर बैठे पढ़ रहे थे, बाज बातें कर रहे थे। मारिया सीधी बावर्ची खाने में चली गई। यहाँ ट्रे खाने पीने की चीज़ों से भरे पड़े थे। मारिया ने एक ट्रे उठाया और बाहर दूर कोने में खाली सीट पर आकर बैठ गई और मज़े ले लेकर भुना हुआ मुर्ग और सैंडविचेस खाने लगी। उसके बाद वो दोबारा बावर्ची खाने में आई और उसने एक ट्रे में से कॉफ़ी का कप उठाकर पीना शुरू कर दिया। एक बड़ी नाजुक सी गोरी गोरी एयर होस्टेस उसके करीब खड़े ट्रे में गोलियां सजा रही थी। इत्तेफाक से उसका हाथ मारिया से टकरा गया और वो चौंकी। इधर उधर देखा, वहां कोई भी नहीं था। सोचने लगी उसका हाथ किसके साथ टकराया था। हाथ आगे बढ़ाकर जगह टिटोली मारिया परे हट गई थी। ऐसा करते हुए मारिया मेज पर रखे कप से जा लगी। कप नीचे गिरकर टूट गया। एयर होस्टेस ने घबराकर इधर उधर देखा, ये क्या? इतने में एक दूसरी एयर होस्टेस भी अंदर आ गई। खानम, क्या बात है, तुम्हारा रंग क्यों जर्द है? खानम कोई जवाब ना दे सकी और फिर वो दूसरी एयर होस्टेस कुछ देर के बाद वहां से चली गई। इतने में सारे मुसाफिर अंदर सवार हो चुके थे और फिर अचानक जहाज के इंजन में गिड़गिड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी। अब तो मारिया घबरा गई। मारिया ने जल्दी से कोशिश की कि जहाज से उतरने की। जहाज के दरवाजे बंद हो चुके थे। अब तो मारिया घबरा गई। जहाज आहिस्ता आहिस्ता रनवे पर चलना शुरू हो गया। मारिया इतनी घबरा गई थी कि उसे मजबूरन खानम एयर होस्टेस पर अपने आप को जाहिर करना पड़ा। खानम उसकी आवाज़ सुनकर पहले तो डर गई, मगर मारिया ने उसे तसल्ली दी कि मैं तुम्हारे जैसी एक औरत हूँ, किसी जादू के असर के वजह से मैं गायब कर दी गई हूँ। मारिया ने उसका खौफ दूर किया और वो खानम से बातें करने लगी। खानम ने उसे बताया, मैं 4 रोज़ बाद वापस आ जाऊँगी। तो 4 रोज़ बाद वापस चली जाऊँगी तो बस फिर मैं भी तुम्हारे साथ ही वापस आ जाऊँगी। वो बातें कर रही थी कि इतने में एक मुसाफिर ने कुर्सी के पीछे से गर्दन उठाकर देखा और कहा, आप लोग अपनी बातें बंद नहीं कर सकती, मुझे तुम औरतों की बातों से बिल्कुल नींद नहीं आ रही। इससे पहले कि खानम कोई जवाब देती, मुसाफिर की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उसने देखा कि पीछे सिर्फ एक औरत यानी एयर होस्टेस बैठी कॉफ़ी पी रही थी। उसने आंखें मलते हुए कहा, मोहतरमा, क्या आप अकेली बातें कर रही थी? खानम ने कहा, नहीं तो। मुसाफिर ने पूछा, तो फिर दूसरी औरत कहाँ है? दूसरी औरत कोई भी नहीं है। यह सुनकर मुसाफिर बेहोश होकर अपनी सीट पर झुक गया। मारिया खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी हंसी पर कई मुसाफिरों ने चौंक कर देखा, मगर वहां खानम खामोश बैठी नजर आई। दोस्तों, ये कहानी अभी जारी है। खानम के साथ मारिया ने क्या एहसान किया? मारिया की अंबर से किन हालात में मुलाकात हुई? सपेरे की नगीने वाली अंगूठी का क्या बना? क्या नाग सपेरे के जादू से छूट सका?
یہ سب کچھ جاننے کے لیے اسی کہانی کی اگلی قسط ملاحظہ کیجیے نیکسٹ ویڈیو میں، جس کا لنک اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ نیچے کمنٹ میں اپنے قیمتی خیالات کا اظہار ضرور کیجیے اور ہمارے چینل حیدر وائس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔